साल और नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ जहाँ कोई नहीं उठाता आवाज़, वहाँ हम उठाएंगे आपकी आवाज़। आओ हम बने एक आवाज़। न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क यूके। न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क के प्रोग्राम रोशन सितारे में मैं आपका अपना शमसन जावेद नाजरीन और कोयटा बलोचिस्तान की यूथ को खुशामदीद कहता हूँ। कोयटा से यूथ ऑर्गेनाइज्ड किया है अजमत अंजम ने, हम उनका शुक्र अदा करते हैं। इसके अलावा आज हमारे साथ हैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी से वाजिद भट्टी जो पीएचडी है, और उन्होंने हमारे ये मुख्तसर वक्त में हमारी ऑफर जो है वो कबूल की। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आज का हमारा मौजू है नौजवान, ख्वाब, जज्बा और ताबीर। ख्वाबों को ताबीर देने के लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर जज्बा, दूसरे मानों में अज़म होना ज़रूरी है। एक कामयाब नौजवान हिम्मत और अज़म ही से फिक्री, नजरी, सकाफती और सियासी तसल्लुत में गिरफ्तार अपनी कौम को निकाल सकते हैं। आज नौजवान से ये गिला करना कि इनमें लीडरशिप या आगे बढ़ने या कामयाब होने की सलाहियतें नहीं, या वो कुछ करना नहीं चाहते। आप इस बात का भी हाता करें कि आप बाहसियत वालिदैन या मिशनरी जिन्होंने सिर्फ दुआ करवाने या बिजनेस करना अपना फर्ज बना लिया है। सवाल ये है कि पिछली 3 दहाइयों में आपने अपनी नौजवान नस्ल को कामयाब बनाने में क्या अहम किरदार अदा किया है? अपनी कम्युनिटी की बजाय गैरों को तरजीह दी। इन सवालात का जवाब और अपनी कामयाबी का जवाब आज ये रोशन सितारे नाजरीन इस टॉक शो में आपकी दिलचस्पी के लिए भी इन नौजवानों से ज़रूर पूछेंगे। और आप अब वक्त है कि फादर अमानुअल नज़ीर मानी का कि वो रोशन सितारों से इन कामयाबी के बारे में पूछें कि वो कौन से एफर्ट्स हैं जिन पर वो कार फरमा होकर आज कामयाबी की तरफ गामजन हैं। जी फादर जी, फादर नज़ीर मानी साहब जी। सैमसन जावेद साहब बहुत शुक्रिया आपका। और नाजरीन, जैसा सैमसन जावेद साहब बता रहे थे कि आज का जो मौजू है वो बहुत वाइटल है और वक्त की अहम ज़रूरत है, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि नौजवान, ख्वाब और जज्बा, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये किसी भी कामयाब शख्स, चाहे वो नौजवान हो कोई भी हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। कि कहीं कहीं इंसान कोई ख्वाब देखता है, उसको पाने के लिए जज्बा चाहिए होता है, जदोजहद दरकार होती है, और फिर उसका फल जो है वो ताबीर की शक्ल में हमें मिलता है। तो पाकला में लिखा है कि कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, कि कोई ये ना कहे कि ये इतना अच्छा जवान है, बड़ा जवान है, लेकिन ये काम क्या कर रहा है। तो हमारे काम जो है वो हमारी जवानी को साबित करे कि ये अच्छे लोग हैं और पॉजिटिव हैं। मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि तुम इस तरह दौड़ो कि तुम ही जीतो, कि इस तरह कोशिश करना, अपना गोल सेट करना और इस तरह जद्दोजहद करना, मेहनत करना कि उस मंजिल को पाना। तो पाकलाम जो है वो बड़े वाज़ेह तौर पे हम मसीही नौजवानों को और मसीहियों को वज़ाहत से बताता है कि किस तरह हम आगे बढ़ें। जैसा हम जानते हैं कि नौजवान किसी भी मुआशरे का बहुत फ़आल हिस्सा होते हैं। दुनिया की तमाम कौमें अपने नौजवानों की तरबियत करती हैं और उनसे उनकी बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं, क्योंकि नौजवान ही किसी कौम की तकदीर जो है वो बदलने की सलाहियत रखते हैं। इल्लामा इकबाल नौजवानों को हमेशा शाहीन से तशबीह देते थे, और पाकला में भी लिखा है कि उकाबा दे वांगर तेनू जोर दे के वो तेरी जवानी नू करदा न्या है। उकाब जो है इसमें सलाहियत है कि ये बराह रास्त सूरज को देख सकता है और इसका विजन जो है ये बहुत तेज होता है। ये तकरीबन आसमान से
कोई 1-2 मील की जो बुलंदी है वहां से जमीन पे अपना टारगेट जो है उसको देख सकता है। तो नौजवान जो है उनसे उम्मीद की जाती है कि वो अपना टारगेट जो है वो सेट करें और अपने गोल को हासिल करें। तो हमारे पास जो आज नौजवान है, हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि ये वो रोशन सितारे हैं। जैसा हमारा जो प्रोग्राम भाई है वो भी रोशन सितारे के नाम से है। ये दरख्शां रोशन सितारे हैं जिन्होंने ख्वाब देखा और जज्बा भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल की, जदोजहद की और फिर उसकी ताबीर भी इन्होंने देखी और ये हर लिहाज से हमारे लिए नमूना है। तो मैं एक बार फिर सैमसन जवेद साहब की तरफ से और अपनी तरफ से जो आज के हमारे पैनलिस्ट हैं उन्हें खुशामदीद हम कहते हैं। उनमें डॉक्टर रोमा आरिफ हैं, अफीरा सुहेल, डॉक्टर अलेक्जेंडर, अंबर एजाज, तहसीर शौकत और जनाब वाजिद भट्टी। हम आप सबको आज की इस डिस्कशन में खुश आमदीद कहते हैं। अभी जो पहला जो सेशन है, मैं चाहूंगा कि जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो अपना मुख्तसर तारुफ जो है वो नाजरीन को पेश करें। वो तमाम लोग जो हमें इंटरनेट पे, फेसबुक पे देख रहे हैं, उन्हें बताना चाहते हैं तमाम नाजरीन को कि न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क एक मुतहरक चैनल है। ऐसा चैनल है जो कि नौजवानों की एक्टिविटीज को प्रमोट करता है और नौजवानों को मॉडल के तौर पे पेश करता है, ताकि बहुत सारे वो नौजवान जो कहीं हिम्मत और हौसला हार जाते हैं वो उनसे तकवीत और कुव्वत पाएं और अपने लिए नई राहें जो है उनका तयन करें। तो मैं चाहूंगा डॉक्टर रोमा की तरफ, डॉक्टर रोमा, if you could introduce yourself to the people shortly, briefly. जी, सबसे पहले तो मैं आप सबको सलाम पेश करती हूँ और मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने काबिल समझा कि मतलब मुझे एक रोशन सितारा समझा कि मैं अपने आप को, अपनी जनरेशन को मोटिवेट कर सकूँ। मेरा नाम अरुमा आरिफ जहांगीर है, डॉक्टर अरुमा आरिफ जहांगीर, और मैं स्पिनी रोड कोयटा से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैंने अपनी MBBS जो है वो मैंने चाइना से कंप्लीट की थी और लास्ट ईयर मेरा MBBS कंप्लीट हुआ है। लास्ट ईयर ही मुझे डिग्री मिली है। थैंक यू। डॉक्टर अलेक्जेंडर। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ न्यू कैसल क्रिश्चियन नेटवर्क का कि आप लोगों ने हमें इस मौके के लिए याद किया कि हम आपके एक रोशन सितारा बन के दूसरे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बन के अपने आप को सामने ला सके और अपने आप के जरिए उनको दिखा सके कि जिंदगी में कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं है। तो मेरा नाम डॉक्टर अलेक्जेंडर अरशद है। मैं सिविल हॉस्पिटल कोयटा का रहने वाला हूँ और मेरा जो MBBS था वो मैंने यूक्रेन से किया। उसके बाद वापस आके यहाँ पे लाइसेंसिंग एग्जाम पास करके हाउस जॉब कंप्लीट करके इस दौरान मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ बलूचिस्तान चिल्ड्रन हॉस्पिटल में और साथ ही अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। अफीरा सुहेल साहिबा, would you introduce yourself to us please? Good evening to everyone. My name is Afira Suhail and I am from Quetta, Balochistan. I have completed my BS Honors in English from Sardar Bahadur Khan University and now I am preparing for FPSC exams. Thank you. Thank you Afira Suhail Sahaba. Tehsir Shaukat Sahab. जी सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी सर। सबसे पहले मैं न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद आप तमाम पैनलिस्ट का और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम तहसीर शौकत है, मेरा ताल्लुक कोयटा से है। मैं पिछले 10 सालों से टीचिंग के शोबे से मुंसलिक हूँ। इसके साथ मैं रिसर्चर हूँ और मेरा रिसर्च का मैदान है क्रिश्चियन फलसफा और लिटरेचर और नेचुरल साइंस। और इसके अलावा मैं ऐसे राइटर भी हूँ, मैं ऐसे भी लिखता हूँ, मजमून भी लिखता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू तहसीर शौकत साहब। अंबर एजाज साहबा। मैं पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदावन की जिसने हमें इस काबिल समझा कि हम जो है वो एक चमकते हुए सितारों की तरह दुनिया में अपना नाम बना सके। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क जिन्होंने हमें मदऊ किया, हमें जो है वो एक मकाम
समझा कि हम जो है वो प्रोमिनेंट हों, अपनी कम्युनिटी के लिए रोल मॉडल हों। मैं ये 10 साल से तकरीबन टीचिंग कर रही हूँ। मेरी एजुकेशन MA B.Ed है। मैं इसके अलावा पोइटस हूँ और आर्टिकल राइटर हूँ। सोशल इश्यूज पे लिखना और मजहबी इश्यूज पे लिखना जो है मेरा शौक है। बस, थैंक यू। जी जी जी, अंबर जायद साहब बहुत शुक्रिया। वाजिद भट्टी साहब जो हैं वो आज खुसूसी तौर पर हमारी दावत पे आए हैं, क्योंकि हमने चाहा कि थोड़ा सा पैटर्न जो है, जैसे हम अमूमन अपने जो प्रोग्राम है डिस्कशन में करते हैं, तो वाजिद भट्टी साहब जो है वो यूथ के हवाले से आज कोई 10 मिनट जो है पहले गुफ्तगू करेंगे। नौजवान जो है उनको लीडरशिप के हवाले से बातचीत करेंगे, और उसके बाद जो सेशन होगा उसमें फिर उनकी बातचीत को मद्देनजर रखते हुए और आपका जो कैरियर है उसको हवाले से फिर जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे। जी वाजिद भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया, और आप शॉर्ट नोटिस पे आए हैं, और मैं चाहूंगा कि एक तो आप थोड़ा सा अपना मुख्तसर तारफ जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनको तारफ अपना पेश करें, और उसके बाद जो गुफ्तगू है नौजवानों के हवाले से, करियर गाइडेंस और लीडरशिप के हवाले से, उसको आप जारी रखें। जी वाजिद भट्टी साहब। मिसियस के जिंदा जलाली और बाबा के काम में आप सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ जी, जो इस टाइम सारे देख रहे हैं। मेरा नाम वाजिद भट्टी है। मैं PhD का तालिब इल्म हूँ, और मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रहा हूँ, और नस्ट में एज अ पीयर रिव्यू रिसर्चर के तौर पे काम कर रहा हूँ। पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई है जी, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया इस प्रोग्राम के लिए, और मुझे खुशी इस बात की भी हो रही है कि सारे पढ़े लिखे हैं और अच्छे काबिल लोग हैं, और आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं कुछ लीडरशिप के ऊपर बोल सकूं। लीडरशिप जी मेरी नज़र में ये है कि कोई भी एक ऐसा इंसान जिसके अंदर कोई एक ऐसी एबिलिटी हो जिसको वो अमली जामा पहना सके, लीडर मेरी नज़र में वो होगा। पाकिस्तान में अगर क्रिश्चियंस के लीडर्स की बात की जाए तो पाकिस्तान में क्रिश्चियन लीडरशिप बहुत ज़्यादा है। हमें चर्चेस से देख लें, या अगर हम सोसाइटी के अंदर अपनी देख लें, तो हमें लीडर्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन एक जो बदकिस्मती है, वो बदकिस्मती ये है कि वो जब सोसाइटी के बाद जब हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर आते हैं, तो वो बेचारे फ्लॉप होते हुए नज़र आ रहे होते हैं। एक पहला प्रॉब्लम उसके अंदर ये आता है। दूसरी बात उसके अंदर ये है कि हमारे यहाँ जो यूथ है, उस बेचारों को ये कह लें कि हम लोग खाली ये करते हैं काम कि हमने उनको खाली चर्चेस के अंदर खाली बंद करके रखा हुआ है। हमारी यूथ होती है खाली चर्चेस के अंदर, चर्चेस से बाहर जो सी है उस यूथ को हम लोग बिल्कुल यूटिलाइज करना नहीं चाहते हैं। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जो मैं पिंडी से मेरा तल्लुक है। वैसे मैं यहाँ पे मैंने जो चीज़ देखी, यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे चर्चेस की यूथ बहुत ज़्यादा है, बहुत काम करती है, लेकिन ज़्यादातर उनका रुझान किस साइड पर होता है? वो ज़्यादातर उनका रुझान होता है गॉस्पेल सिंगिंग की तरफ या दूसरी और चीज़ों की तरफ होता है, जो मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ जी। उस चीज़ को अप्रिशिएट करना भी चाहिए, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारे यहाँ जो मेन कोर इश्यूज होते हैं, जो सोसाइटी के अंदर इश्यूज हैं, हम उनके ऊपर उनको कभी भी नहीं लाते एक जगह पे, और हम लोग उनसे कभी भी उनका कोई ओपिनियन नहीं लेते, ना उनसे कोई उनकी कोई मतलब ये राय लेते हैं, और हम उनको बिल्कुल दरगुजर कर देते हैं। हमारे यहीं पे स्लम एरियाज भी हैं जिनके अंदर आज अगर आप इस माहौल को देखें, जिसके अंदर यहाँ पे जब उस यूथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम उन यूथ को यूज़ नहीं करते उन जगहों के अंदर, और उस जगह ले जाकर हम स्लम्स के अंदर उनको यूज़ करें। वहाँ पे बेशक वो वॉलंटियरली काम कर रहे हो, लेकिन हमें उनको भी साथ में इंगेज करने की ज़रूरत है। मैंने ज़्यादातर जो सोशल मीडिया के ऊपर देखा, मैंने ये देखा कि माज़रत के साथ मैं किसी के जज्बात को यहाँ पे हर्ट नहीं करूँगा, लेकिन मैंने ये जो चीज़ देखी, वो ये देखा कि हमारे पादरी साहिबान वो अकेले ही वहाँ पे जा रहे हैं और किसी यूथ को उसके अंदर एंगेज नहीं कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली एक प्रॉब्लम है। और बाद में हम लोग ये करते हैं कि हमारी जो चर्च लीडरशिप है वो ही हर जगह सामने प्रोमिनेंट नजर आ रही होती है। हम अपने लीडर्स को खुद ही उनका गला घोंट के उनको साइड पर कर देते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारे यहाँ जो एजुकेशन की अगर की बात की जाए, तो यूथ को मतलब ये कह लें कि आप उसके अंदर चर्च, सॉरी टू से, मैं बड़ा ओपनली बात करूंगा, उसके अंदर चर्च बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा होता। जो करता है मतलब ये कह लें कि वो डिनोमिनेशनल बेसिस के ऊपर करता है, और
बीइंग अ क्रिश्चियन वहाँ पर बन के कोई भी बात नहीं करता। मैं बड़ी ओपन होकर बात कर रहा हूँ जी। मेरे तमाम साथी, मेरे तमाम बहनें और भाइयाँ जो यहाँ पे मौजूद हैं, मैं किसी के जज्बात को उसके अंदर मजबूर नहीं करूँगा, लेकिन मैं ओपन बात कर रहा हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है जी कि जब आप देखें कि हमारे यहाँ हर शख्स लीडर बना हुआ है, हर शख्स जो है वो दूसरे की बात को कबूल करना नहीं गवारा करता। एक और ये प्रॉब्लम ये है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा लड़ाई डाल देते हैं कि दूसरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इसीलिए हमारे आज देख लें आप हमारे इश्यूज़ कितने ज़्यादा सोसाइटी के अंदर, अगर आप मैं एक इशू की बात नहीं करूँगा, हमारा क्रिश्चियन मैरिज एक्ट को अगर देख लें तो उसके अंदर इतने प्रॉब्लम्स हैं। हमारे अगर इनहेरिटेंस लॉ को देख लें तो उसके अंदर इतने प्रॉब्लम्स हैं, हम उसको नहीं सॉल्व करवा सके अभी तक। हमारे यहाँ आप ये चीज़ देख लीजिए, हमारे यहाँ जो सेमिनरीज हैं वो IGC से उनकी कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं है। हमारे यहाँ जो डिग्रीज लेकर निकलते हैं पास्टर साहिबान, उनकी डिग्रीज जो हैं उसको कोई मतलब ये कह लें कि बिल्कुल कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता। और ये एक प्रॉब्लम है। हमने कितने यहाँ पे रिसर्च जर्नल्स ऐसे हैं जो अपना ये कह लें कि अपनी रिलीजियस स्टडीज़ के अंदर हमने उसके अंदर उसको इंट्रोड्यूस करवाया। और कितने हमारे रिसर्च आर्टिकल्स हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर्स आपको बेतहाशा मिलेंगे फेसबुक के ऊपर, जो थियोलॉजी के डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन जब आप उनसे उनका इम्पैक्ट फैक्टर पूछते हैं तो वो इम्पैक्ट फैक्टर को अपना नहीं बयान कर सकते कि उनका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है। सो ये हमारे अंदर बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जी। और हमारे यहाँ जो चर्च लीडरशिप है, मैं माजरत के साथ उनको मैंने ये देखा है कि वो अपने नाम के साथ डॉक्टर्स भी लगाते हैं, तो इसलिए लगाते हैं कि उन्होंने यूथ के ऊपर एक इंप्रेशन झाड़ना होता है। और जब हम वो अगर कोई अपने राइट की बात करते हैं तो उनके साथ चर्च का रवैया बिल्कुल अजीब सा हो जाता है। और वो शायद उनको बिल्कुल साइडलाइन करना शुरू कर देती है। मेरे साथ अपना पर्सनली एक्सपीरियंस है। मैंने उसके अंदर ये चीज़ देखी है और मैंने उसके अंदर ये चीज़ जो है बहुत मैंने इस तरह देखी कि मतलब ये कह लें कि मुझे उन्होंने चर्च से डिसओन किया। अभी आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि उनकी कहाँ से ये चीज़ जो है ये सामने आई कि डिसओन की उन्होंने किस तरह स्टार्ट की। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि जो मेरे यहाँ पे जो बहनें और भाइयाँ देख रहे हैं, मैं उनको खाली ये चीज़ कहूँगा कि अपनी एजुकेशन के ऊपर बहुत फोकस कीजिए। और आपकी एजुकेशन से ही आप बहुत कुछ अपना चेंज कर सकते हैं। मैं किसी अच्छी फैमिली से, मतलब कह लें कि मैं नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता था और मिडिल क्लास फैमिली थी मैं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि खुदा ने, सबसे पहली बात यह कि खुदावंद मुहैया करने वाला है, उसने मेरे लिए बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे सामने लाई। और उसके बाद फिर मैंने अपनी जो स्टडीज़ वगैरह थी उनको मैं अभी भी मैं जारी हैं ऑल्दो, लेकिन ये कि उसी की वजह से है जो कुछ भी है। और लेकिन मैंने मेहनत नहीं छोड़ी। मैं आपको अपनी अगर एग्जांपल उसके अंदर दूँ तो मैं भी बिल्कुल पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं था जी। मैं शायद आप में से कई इस चीज़ को देखकर हंसेंगे भी, लेकिन मैं बड़ा साफ बात करूँ कि मैं बीच में अपनी स्टडीज़ छोड़ने लगा था। लेकिन बाद में एक चीज़ का मुझे ख्याल ज़रूर आता था, मेरे फादर ने मुझे बड़ा मोटिवेट किया। और मैं जो पेरेंट्स देख रहे हैं मैं उनको भी कहूँगा कि अपने बच्चों को मोटिवेट ज़रूर किया करें और उनको स्टडीज़ के ऊपर हमेशा ये फोकस उनका दें कि अपने हमारे जो नौजवान लड़के देख रहे हैं उनको भी मैं ये कहूँगा, ऑल्दो अभी मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क मिलता नज़र आता है। स्पेशली मैं सिटीज़ की बात करूँगा, देहातों के अंदर तो फिर भी थोड़ी सिचुएशन कुछ मतलब ये कह लें कि बेहतर नहीं है, लेकिन अभी भी हमारे कम्युनिटी के अंदर बहुत सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और अभी भी अगर आप ये चीज़ कहें तो मैंने 70 सालों के अंदर जो अब तक, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ बाय द वे, तो मैंने जो उसके अंदर पढ़ा और देखा है, इम्प्रूवमेंट तो बहुत सा आया। लेकिन उसी इम्प्रूवमेंट के अंदर मैंने ये भी चीज़ देखी कि हमारे मसीहियों ने बहुत से अपने इदारे अपने हाथ से गंवाए भी, जो देखकर दुख होता है। और जब मैं यूथ के कमेंट्स देख रहा होता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर और वैसे ही बहुत सी जगहों के ऊपर, तो मुझे एक चीज़ दिखने को मिली और सुनने को बहुत ज़्यादा मिली, वो मायूस नज़र आते हैं। और बाज़ औक़ात वो इस चीज़ को ये कह लें कि चर्च लीडरशिप के ऊपर भी डालते हैं। कुछ चीज़ों के अंदर हम भी ज़िम्मेदार हैं उस चीज़ के। मैं सारा चर्च लीडर्स के ऊपर भी नहीं डालूँगा, कुछ चीज़ों के अंदर हम भी उतने ही ज़िम्मेदार हैं। और दूसरी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि अपने जो क्रिश्चियन बच्चे और बच्चियाँ हैं, हमें उनको अपने इदारों के अंदर उनको कबूल करने की ज़रूरत है। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे एक देना चाहूँगा कि छोटी-सी, मैं बात को लंबा ज़्यादा नहीं करूँगा। हमारे एक दोस्त हैं, जर्मनी में होते हैं, क्रिश्चियन है वो। उन्होंने मुझे एक वाक़या बताया अपनी लाइफ़ का। उन्होंने कहा कि जी उन्होंने भी पोस्ट डॉक किया और वो एक सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसको रन कर रहे हैं। मैंने उनसे जब पूछा, मैंने कहा आप पाकिस्तान में क्यों नहीं आए इतनी अपनी स्टडीज़ के बाद? तो उन्होंने मुझे एक ही बात की, उन्होंने कहा कि जी मैं आया था, लेकिन उस क्रिश्चियन इदारे के अंदर, जिस इदारे के अंदर वो सर्व करना चाहते थे, उन्होंने उसको कबूल ना किया। और वो वहाँ से एक बहुत अच्छी जॉब छोड़कर यहाँ पे आए थे। दर्द था उनको अपनी कम्युनिटी के लिए।
लेकिन हमारे अपने इदारों ने उनको कबूल ना किया। तो हमें हमारे जो चर्च लीडर्स बैठे हुए हैं, मेरी उनसे खाली ये इल्तिजा है कि अपनों को उसके अंदर ज़रूर कबूल करें जी, और उनको भी उतना ही मौका दें। जी हाँ जी, वाजिद जी साहब आपका बहुत शुक्रिया। जी जी फादर जी, जी फादर जी। जी वाजिद साहब, बहुत शुक्रिया। आप बड़े वाज़ेह अंदाज से और बड़े खुल के आपने इजहार किया डिस्करेजिंग एलिमेंट्स में जो नौजवानों के लिए, और ख़ास तौर पे जो आपने चर्च का जिक्र किया, लीडर्स का जिक्र किया कि किस तरह उन्हें नज़रअंदाज किया जाता है, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ सकते। ये सारी बातें आज हम डिस्कशन में लाएंगे। तो पहली बात यह कि आप देखें कि जो आज का हमारा मौजू है उसमें हमने देखा कि नौजवान, ख्वाब, जज्बा और ताबीर। तो किसी भी नौजवान की जिंदगी जो है, जो जब उसका आगाज होता है तो हम देखते हैं कि कोई बंदा ख्वाब देखता है, इंसान, कि मैं ये कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। तो उसके बाद फिर आगे स्ट्रगल शुरू होती है, फिर उसके बाद इंसान आगे बढ़ता है। तो पहली बात यह है जिस पे हम गौर-खोज कर सकते हैं कि जो करियर गाइडेंस है, कि किस तरह इंसान को पता चलता है कि मेरी ये मंजिल है, ये मेरी लाइन है। तो क्योंकि हमारे पास बहुत एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जिन्होंने किसी प्रोफेशन को चुना। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा अच्छा होगा कि टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन कि किस तरह एक शख्स को पता चल जाता है कि मेरी लाइन ये है या मुझे ये करना चाहिए। या आप देखेंगे बहुत दफा नौजवान जो होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, वो उनके पास ऑप्शन नहीं होती। अगर कोई करना भी चाहते हैं, कई बार डिस्करेजिंग एलिमेंट्स आते हैं, वालिदैन की तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिलती, या जो मुआशरे से बंदा सपोर्ट चाह रहा होता है वो डिस्करेजिंग एलिमेंट्स होते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि जब इंसान अपनी कोई लाइन शुरू करना चाहता है तो कैसे उसको पता चलता है कि दिस इज माय लाइन, ये जो है मेरा, इसमें मैं ज्यादा आगे बढ़ सकता हूँ। डॉक्टर रोमा, वी स्टार्ट विद यू। काइंडली इफ यू कुड टेल अस विद योर एक्सपीरियंस। आप डॉक्टर हैं और हमें बड़ी खुशी है, हम फख्र महसूस करते हैं जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर, जिन्होंने मेहनत करके एक अपना नाम बनाया और प्रोफेशनल हैं। और आज का दौर ही आपको होता है प्रोफेशनलिज्म का है, जो प्रोफेशन किसी में होगा वही कामयाब और उसी का नाम ही रहेगा। तो एक तो आप ये बताएं कि बहुत सारे नौजवान जो उनको पता नहीं चलता कि हमने जाना किधर है, कौन सी हमारी मंजिल है। जब गोल नहीं सेट कर पाएंगे तो हम उसको कैसे हासिल करेंगे। तो आपका क्या अपना एक्सपीरियंस है? जी जी सर, थैंक यू सर। मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। जब मैं मैट्रिक में थी तो तभी मेरे बड़े भाई अदनान आरिफ, वो इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है उन्होंने। तो हम 6 बहन भाई हैं, मेरे बड़े भाई, फिर हम 4 सिस्टर और एक छोटे ब्रदर हैं। तो जो बड़े भाई हैं वो मतलब मामा की डेथ हुई थी 1997 में, मामा की डेथ हो गई थी। तो भाई ने शुरू से ही हमें मतलब वो हमारे साथ हमेशा उन्होंने अपना रिलेशन बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह ही रखा है। तो पापा और भाई ने दोनों ने हमें इतना मोटिवेट किया। हम उस टाइम पे छोटे छोटे थे, जब मामा की डेथ हुई है तो मैं तब 3 क्लास में थी। तो पापा ने और भाई ने इस तरह हमारी मतलब ग्रूमिंग की है कि हमें दुनिया की, मैं कहती हूँ कि उन्होंने हर एक खुशी आपकी आवाज जी, आवाज आवाज नहीं आ रही है, कुछ गड़बड़ हो गई है आवाज में। डॉक्टर रोमा, आपको आवाज आ रही है हमारी? मेरे ख्याल तक आवाज नहीं जा रही। हेलो। हाँ जी, अभी अभी जी जी ठीक है, जी जी, बोलिए। अभी हाँ बात जी। करें, आपकी आवाज रुक गई थी। जी जी, प्लीज स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। ओके सर। सर मैं आपसे ये शेयर कर रही थी कि जब मैं 3 साल की थी तो मेरी मम्मा की डेथ हो गई थी। मम्मा की डेथ 97 में उनकी डेथ हुई थी। तो तब से ही मतलब शुरू से ही भाई बड़े थे और पापा ने ही संभाला है शुरू से। तो मतलब मेरी जिंदगी में जो बहुत अहम किरदार रखते हैं वो मेरे अपने भाई अदनान भाई। वो खुद भी एज अ इंजीनियर है, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है उसने। तो हम 6 बहन भाई हैं। तो बड़े भाई जो हैं उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, और फिर बाकी जो मेरी उनके बाद सिस्टर है वो उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है। और फिर उसके बाद जो सिस्टर है वो स्टाफ है। फिर जो उनसे बाद जो सिस्टर है
वो उसने इंजीनियरिंग की हुई है, केमिकल इंजीनियरिंग पे। मैं हूँ डॉक्टर और छोटे भाई ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि सिंगल पेरेंट के लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि अपने बच्चों को इस काबिल बनाना और उनके गोल्स में उनका साथ देना। तो पापा ने और भाई ने शुरू से मिलके हमारी मतलब इस तरह ग्रूमिंग की कि हमें जो चीज़ भी हम उनसे मांगते थे उन्होंने हमेशा हमें हर चीज़ दी है। और खुदा का फजल है कि मतलब मैं अपने ख़ानदान में मैं पहली डॉक्टर हूँ। मेरे ख़ानदान में कोई भी मतलब मेरे पापा लोग 6 भाई थे, तो उनके जितने भी बच्चे हैं कोई भी मतलब मेरी फैमिली में कोई भी डॉक्टर नहीं है, तो मैं पहली डॉक्टर हूँ। तो ये सब कुछ मैंने यहाँ पे पाकिस्तान में टेस्ट दिया था, लेकिन मेरा टेस्ट क्लियर नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद मैंने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी कि मुझसे ये होगा ही नहीं, मैंने करना ही नहीं है। लेकिन मेरे भाई ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, मतलब हमने अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना है। अगर हम ही पीछे हट जाएंगे तो हम अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मतलब मैं एक अपनी कम्युनिटी के लिए मैंने एक ऐसा रोशन सितारा बनना है कि मेरी कम्युनिटी जब मुझे देखे तो वो वाकई मुझसे इंस्पायर हों। तो भाई ने मुझे कहा था कि नहीं, कुछ भी हो जाए आपने डॉक्टर ज़रूर बनना है। तो उन्होंने मेरे लिए ख्वाब देखा और जब भाई ने मतलब मुझे हर तरह से उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। फिर एक दिन ऐसे हुआ कि मेरी एक फ्रेंड है और वो मुझसे सीनियर हैं, तो वो चाइना में पढ़ रही थी। तो उन्होंने उनके साथ मेरा राब्ता हुआ थोड़ा सा। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटी है और इधर मेडिकल करा रहे हैं। तो बस भाई को पता चला, भाई ने अगले दिन ही वो कराची ले गए, क्योंकि वहाँ पे जो हमारी यूनिवर्सिटी का जो पैनल बैठता है वो कराची में होता है। उधर डॉक्टर तारिक हैं, उनसे हमने एडमिशन कराया था, छंगदा मेडिकल यूनिवर्सिटी का ना। तो फिर भाई मुझे अगले दिन ही वहाँ ले गए। तो वहाँ पे मेरा सारा फॉर्म वगैरह हमने फिल कराया। विदिन 3 मंथ्स में मैं चाइना चली गई। और फिर मतलब चाइना मेरे लिए बहुत एक अलग कंट्री, ना मुझे उसकी लैंग्वेज आती है ना कुछ था। मतलब मैंने पहले 3-4 महीने तो अपने बिल्कुल क्रोध होके गुजारे हैं, क्योंकि ना एक तो दिल भी नहीं लगता था और ऊपर से इतनी मतलब चाइनीज वहाँ पे कंपलसरी है। चाइनीज जो चाइनीज नहीं बोल सकता वो वहाँ पे रह ही नहीं सकता बिल्कुल, क्योंकि इंग्लिश बहुत कम लोगों को आती है, ज़्यादातर वहाँ पे चाइनीज़ बोली जाती है। तो बस डेली मतलब मैंने भाई को रोज़ फ़ोन करके कहना कि नहीं, मुझे वापस बुलाएं, मैंने नहीं रहना। वो मुझे सिर्फ एक चीज़ कहते थे, पापा भाई के साथ जब भी बात होनी उन्होंने मुझे सिर्फ एक चीज़ कहनी कि हमने आपके लिए ख्वाब देखा है, ये आप ज़रूर बनोगे डॉक्टर और मुझे यकीन है कि आप कंप्लीट करोगे। तो बस वो एक चीज़ मैंने अपने जहन में बिठाई हुई थी कि मेरे पापा और भाई का ड्रीम है ये, वो मुझसे उम्मीद रखते हैं और मैंने सिर्फ उनके ड्रीम के लिए मेरी जितनी भी स्ट्रगल थी, जो कुछ भी मैंने चाइना में मतलब जिस तरह मुझे पता चला है, हर चीज़ मैंने की। मतलब मेरी यही कोशिश होती थी कि मैं कुछ ना कुछ करके अपने पापा और भाई को खुश करूं, उनको सेटिस्फाई करूं अपने से। बस मेरे उनके लिए ही होता था सब कुछ कि मैं पापा और भाई के लिए करना है। फिर जैसे जैसे और वाकई ही मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट भी करती हूँ कि मेरे पापा और भाई ने हमारी ज़िंदगी में बहुत सी सेक्रीफाइसिंग की हमारे लिए। बस उनके लिए ही मैंने अपना ये ख्वाब पूरा किया है। उनका जो ख्वाब था वो मेरा ख्वाब था और मैंने ज़रूर उसको अपने जज्बे के साथ, अपनी हिम्मत के साथ, अपनी हार्ड वर्किंग के साथ मैंने पूरा किया है। और मैं खुदा का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा ने इस पूरे सफ़र में मेरा बहुत साथ दिया है। और मैं इसी तरह अपने सारे मतलब जितने भी हमारे कम्युनिटी के लोग हैं उन सबको मैं यही कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वो इस मतलब अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हम किसी भी लायक नहीं है, क्योंकि विदाउट एजुकेशन वी आर नथिंग। ना हम एजुकेशन के बगैर ना ही हम कलाम पढ़ सकते हैं, ना ही हम दुनियावी तालीम हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा सबको यही पैगाम है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पढ़ाई की तरफ आएँ, क्योंकि जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत दूर है पढ़ाई से, हमारी यूथ बहुत दूर है पढ़ाई से। तो उनके लिए मेरा ये सबसे मेन पॉइंट ये है कि वो इस तरफ अपने आप को इस तरह पढ़ाई की तरफ लेके आए। इसमें हमारे पास्टर्स भी उनकी हेल्प कर सकते हैं, हमारे फादर्स भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। मतलब बच्चे को चर्च के अंदर ही ऐसा ग्रूम किया जाए कि बच्चा वाकई ही एक पाथवे ले ले, एक पाथवे पे चले कि मेरी लाइफ का मकसद ये है, हम मतलब मैंने पढ़ना ये है, मैंने अपना गोल अचीव करना है, कुछ भी हो जाए। तो वो चीज़ वो हमारे माशरे को चाहिए कि वो हमें सिखाएं, क्योंकि पेरेंट्स तो करते हैं, पेरेंट्स की पूरी कोशिश होती है कि बच्चे करें, लेकिन जब हम अपने इर्द गिर्द अपनी सोसाइटी में देखते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा हमें इंस्पायर करती हैं। तो मेरा यही कहना है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम एक दूसरे को मोटिवेट करें कि पढ़ाई की तरफ सब आया जाए। बस थैंक यू। जी जी डॉक्टर रोमा, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़े वाज़ेह अंदाज से दो चीज़ों पे खास तौर पे आपने जोर दिया। आपने एजुकेशन की अहमियत पे और ख़ास तौर पे जो जद्दोजहद है
और खासतौर पे जो फैमिली से सपोर्ट है उसके बारे में आपने कहा। तहसीर शौकत साहब, मैं आपकी तरफ बढ़ना चाहूंगा। जैसे डॉक्टर रोमा बयान कर रही थी अपनी कामयाब जिंदगी का सफर जो है, उसमें उन्होंने बताया कि उनकी फैमिली ने बड़ा किरदार अदा किया, बल्कि फैमिली ने ख्वाब देखा और फिर उन्होंने खुद बहुत मेहनत की और आज वो डॉक्टर हैं और कौम की खिदमत कर रही हैं और कौम उन पे फख्र करती है, अपने नौजवानों पे जो कामयाब होते हैं। बहुत दफा देखा है कि कुछ नौजवान फैमिली को अपनी राह में रुकावट फील करते हैं। वो फैमिली कुछ कहती है, वो कुछ और करना चाहते हैं, और जिसे हम जनरेशन गैप कहते हैं। वो वालिदैन को कहते हैं कि आपको क्या पता, आप पुराने दौर के हैं, हमने ये करना है, वो करना है, ठीक है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आप अपनी जिंदगी आपने किस तरह जो थैंक यू फादर साहब। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, बाज मर्तबा हौसला शिकनी आपको हौसला अफजाई दे देती है और उसका बायस बन जाती है। यानी बाज मर्तबा डिस्करेजमेंट आपको कॉन्फिडेंस और करेजमेंट और इंसेंटिव्स और मोमेंटम देती है जिंदगी का। अगर आप अर्नेस्ट हेमिंगवे का एक शॉर्ट नॉवल है, अगर उस पर थोड़ा सा गौर करें, उसमें एक स्टेटमेंट है जो बहुत पावरफुल है। उसने कहा, मैन इज नॉट मेड फॉर डिफीट, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। आप इंसान को फना कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, डिस्करेज भी कर सकते हैं, हौसला शिकनी भी हो सकती है, लेकिन हरा नहीं सकते। मैंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत डिस्करेजमेंट देखी है, बहुत ज्यादा। यानी हर लम्हे में मैंने देखा है कि लोग मुझे ताने देते थे कि आप एक फेलियर हो, आपने जिंदगी खराब कर दी है, आपने बहुत वक्त ज़ाया किया है। लेकिन वो सब चीजें मेरे लिए मोटिवेशन का बायस बनी और मैं कोशिश करता रहा। मैं बहुत हद तक लोगों से आइसोलेट हो गया और मैंने खामोशी में जिंदगी बसर करना शुरू कर दी और ये सोचा कि नहीं, अगर इंसान हार नहीं सकता तो वो कुछ भी कर सकता। अब आप इकबाल ही की बात करते हैं। इकबाल कहता है, हमामो कबूतर का भूखा नहीं मैं, कि है जिंदगी बाज की जाहिदाना। कामयाबी और पर्पस तक पहुंचने के लिए आपको मोटिव तक जाने तक जाहिदाना और आबिदाना होना पड़ेगा। वो कहता है, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं, कि शाही बनाता नहीं आशियाना। जब तक आप अपने आशियानों से निकले हुए नहीं, आप जिंदगी के मकसद को नहीं पा सकते। और जिंदगी का मकसद भी क्या रहा? यही रहा कि सिर्फ पैसे कमा लेना है, अपने आप को टू गेट अ गुड जॉब और मेकिंग अ गुड मनी, बस ये सब कुछ रह गया। अगर हम प्रेगमेटिक हो गए और जिंदगी के उन सारी चीजों से जुड़े रहे तो कभी जिंदगी के अंदर मकसद तक नहीं पहुंच सकते। और मकसद क्राइस्ट ने खूबसूरत मकसद दिया। यीशु मसीह जब दुनिया में आए तो उन्होंने हमें हमारी जिंदगी को डेफिनेशन दी है, और वो डेफिनेशन ये थी कि मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से। सबसे बड़ा पर्पस हमारी जिंदगी का पता क्या है? टू लिव अ फुल लाइफ, मुकम्मल जिंदगी जिए। आप मुख्तलिफ चीजों में फंसी हुई जिंदगी बसर कर कर कभी तरक्की या कामयाबी पर नहीं जा सके। आपको रिनंसिएशन इज द मार्क ऑफ फैल्कन्स लाइफ। आपको दुनिया से अलग होना होगा, तभी जाकर आप कामयाबी और सरफराजी पा सकते हैं, वरना आप पीछे रह जाएंगे। और ये बात बिल्कुल सही है, डिस्करेजमेंट तो है, हर जगह पर है। और जब मैं क्रिश्चियन फिलॉसफी में रिसर्च कर रहा था तो बहुत सारे लोगों ने डिस्करेज किया कि ये कौन सा मजमून है, इससे क्या कमाओगे, इससे क्या जिंदगी संवरेगी। लेकिन ये सब बातें होती रहती हैं, लेकिन हमें अपने नस्बुल ऐन को देखना है। और हमारा नस्बुल ऐन ये है कि हम क्रिश्चियनिटी के लिए कंट्रीब्यूट करें अपनी लाइफ। हमारा नस्बुल ऐन ये है, हम मसीह के साथ और अपनी कौम के लिए फख्र का बायस बने। कहीं भी हम डिक्लाइन का बायस या जवाल का बायस नहीं। हमारे सोच में जवाल का अंदेशा नहीं होना चाहिए। हम तभी कामयाब हो सकते हैं, हमारी जिंदगी को मकसद तभी मिल सकता है जब हम डिस्करेज को भी पॉजिटिव देखें। लोग बातें करते हैं लेकिन हमारी जिंदगी के अंदर यही है। और आपको एक बात वो बताऊं, अर्नेस्ट हेमिंगवे की उस नॉवल के अंदर, जिसे शॉर्ट नॉवल कहा जाता है, उसके अंदर एक बहुत ही जबरदस्त लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। वो एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, सलाव, जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली अनलकी। पूरी दुनिया उसे एक्सट्रीमली अनलकी कह रहे होती है, लेकिन वो ट्रस्ट करता है अपने आप पर और वो ट्रस्ट करता है
खुदा की ज़ात पर, और वो सब कुछ कर सकता है। थैंक यू वेरी मच फादर साहब। जी जी, तहसील शौकत साहब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर अलेक्जेंडर, मैं आपकी तरफ बढ़ना चाहूंगा, काइंडली आप अपना माइक खोलें। तहसील शौकत साहब ने डिस्करेजिंग एलिमेंट्स के बारे में बताया। आप देखेंगे जब हवा जो है वो हमारे मुखालिफ होती है तो उसमें दो रद्द-ए-अमल होते हैं। एक तो ये होता है कि आप जद्दोजहद करें, और दूसरा ये कि आप शिकस्त जो है वो मान लें। उन्होंने कहा कि उन्होंने शिकस्त को नहीं माना, आइसोलेशन में भी चले गए, बहुत सारी डिस्करेजिंग एलिमेंट्स आए, वो हम उसमें डिटेल में नहीं जाते, ना हम पूछना चाहेंगे। तो हम जनरली प्रिज्यूम करते हैं कि ये जो डिस्करेजिंग एलिमेंट होते हैं मुआशरे में, वो हमारी फैमिली की तरफ से हो सकते हैं, जो हम करना चाहते हैं शायद वो उस तरह नहीं कर पाते, उसमें इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं, उसमें लोगों का रवैया हो सकता है, मुआशरे का रवैया हो सकता है, जो हम करना चाहते हैं वो करने नहीं देते। तो इस हवाले से आप क्योंकि डॉक्टर हैं, प्रोफेशनल हैं अपने शोबे में, आपने भी बहुत सारी ऊंच नीच देखी होगी, आपकी जिंदगी इस सफर में, इस शोबे में आने में आपने बहुत कुछ देखा होगा, तो इस हवाले से आप इस बात को कैसे आगे बढ़ाएंगे? जी डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच फादर जी। तौसीफ शौकत भाई से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि डिस्करेजमेंट इंसान को बाज़-औक़ात बहुत पीछे खींच लेता है। लेट्स सपोज कि एक बच्चा है, वो अपने घर में एक म्यूजिशियन बनना चाहता है, पर उसके घर वाले टोटली अगेंस्ट होते हैं कि नहीं, आप इस प्रोफेशन को सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें आगे कोई फ्यूचर नहीं नजर आ रहा। बजाय उसके कि उसे मॉरली सपोर्ट करें, उसे फाइनेंशियली उसे हर तरह का सपोर्ट दें ताकि वो अपने इस शौक को आगे बढ़ाए और इसमें अपना एक नाम बनाए। बाज़-औक़ात हम एक चीज को देखते हैं कि हर चीज पैसा नहीं होता। सिर्फ पैसा कमा लेना, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, ये सब कुछ तो आम इंसान भी, एक जाहिल इंसान भी कारोबार करे तो कर सकता है। बिजनेस करने का तो हर किसी को अंदाजा हो जाता है। कुछ ऐसा फेलियर कर देखते हैं, उसके बाद फिर सक्सेस आनी शुरू हो जाती है और उसके बाद वो समझते हैं कि बस अब जिंदगी यही है कि पैसे कमाओ और उनको उड़ाओ। तो नाम कमाना, शोहरत कमाना, ये एक ब्लेसिंग काउंट होती है इस दौर में। दूसरी चीज ये कि डिस्करेजमेंट जब आपको मिलता है और आप उसको एज अ पॉजिटिव इफेक्ट लेके आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो वो आपको एक ऐसा सोल्जर बना देते हैं कि जिसके सामने कोई भी मुश्किल, कोई भी हर्डल बड़ी चीज नहीं होती। लेट्स सपोज कि एक बच्चे को आपने एक ड्रीम, एक सोच देनी है, तो उस सोच को आप घर ही से शुरू करते हैं। उसके पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को देखें कि वो पेरेंट्स जब भी किसी भी मुआशरे में हो तो वो बड़े बड़े लोगों से को देखते हैं तो उनके दिल में होता है कि यार काश हमारा बच्चा भी इस तरह से हो। तो वो बचपन ही से अपने बच्चे की ग्रूमिंग स्टार्ट करते हैं कि बेटा इस दफा इतना अच्छा करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, ये करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, ताकि तुम आगे जाके ये बन सको, तुम अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन कर सको, हमें प्राउड फील करवा सको। तो इस तरह से फिर आगे जाके वही बच्चा स्कूल में अपने दोस्तों को देखता है, टीचर्स को देखता है, अपने इंटरेस्ट को जाहिर करता है कि मैं ये बनना चाहता हूँ, तो वो उसको और ज्यादा मोटिवेट करते हैं। इसी तरह जब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे मिशनरी स्कूल्स में सबसे बड़ा इशू ये चल रहा है कि यहाँ पे सिर्फ स्कूलिंग होती है और स्कूलिंग के बाद कोई एक्टिविटी नहीं होती। लेट्स सपोज अगर आप एक यूथ, एक यंगस्टर के माइंड में एक ड्रीम डालना चाहते हैं, तो आप क्यों ना उसे उन ड्रीम्स के सामने एक्सपोज करें। आप उनको हॉस्पिटल लेके जाएं कि एक डॉक्टर की लाइफ क्या होती है, उसका क्या एक आइडियोलॉजी उसकी क्या है। आप उनको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएं, एक केस होता दिखाएं, एक वकील क्या करता है, एक जज को उस पर क्या रद्द अमल देता है। उसके अलावा आप उनको आर्किटेक्चरोलॉजी वगैरह के सारे कंप्यूटर लेबोरेटरीज में लेके जाएं, उनको दिखाएं कि आप किस चीज को देखते हैं, कि आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है। तो ये चीजें जब हमारे माशरे में आनी शुरू हो जाएंगी, तो बजाय इसके कि हमारी यूथ जो बिना ख्वाबों के, बिना किसी जज्बे के इस वक्त जिंदगी गुजार रही है, तो क्या उनकी लाइफ में कोई जज्बा नहीं आएगा? थैंक यू फादर जी जी, थैंक यू डॉक्टर अलेक्जेंडर साहब। अफीरा सुहेल साहब, डॉक्टर अलेक्जेंडर और तहसील शौकत साहब जो हैं उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि डिस्करेजिंग एलिमेंट्स जो हैं वो जिंदगी का हिस्सा हैं, उनसे घबराना नहीं चाहिए, जद्दोजहद को जारी रखना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे नौजवान जो हैं वो गुमराह हो जाते हैं जब मुश्किल आती है, तो वो अपना हिम्मत हार जाते हैं। बहुत सारे नौजवान जो हैं वो बेरहवी का शिकार हो जाते हैं, नशे में पड़ जाते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, अपनी जवानी की खुद हकारत करनी शुरू कर देते हैं। तो ऐसी सूरत में जो आप, जब आप अपनी जिंदगी को देखती हैं, जो आपकी जदोजहद रही कामयाबी की तरफ, जो आपने
शायद हर्डल्स हम कह सकते हैं, कोई ऐसी। तो आप इस बात को, जो कन्वर्सेशन हम जारी रख रहे हैं कि जो डिस्करेजिंग एलिमेंट्स हैं, एक तरफ इंसान है कोई ख्वाब देखता है, जज्बा होता है, दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे अनासर होते हैं जो उस जदोजहद को कम कर देते हैं। तो ऐसी सूरत में एक नौजवान जो है उसको क्या करना चाहिए? जी अफीरा साहब, ये माइक खोलें प्लीज। जी जी हाँ ठीक है मैडम। थैंक यू सो मच फादर जी। मुझे जहाँ तक लगता है, अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे सबसे पहले तो आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड दैट गॉड हैज़ ब्लेस्ड मी विद सच अ सपोर्टिव फैमिली एंड स्पेशली माई सपोर्टिव फादर। आज मैं जो कुछ भी उनकी वजह से हूँ। तो मुझे जहाँ तक लगता है, आप डिस्करेजमेंट अगर होती भी है तो आपके लिए मैटर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपने आप को खुद अप्रिशिएट कर रहे हो और सबसे बढ़कर आपके जब पेरेंट्स आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि दूसरों की डिस्करेजमेंट आपकी लाइफ पे कोई इफेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो तो ना तो आपको फीड कर रहे हैं, ना तो आपको मतलब आपकी फीस पे कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। तो डिस्करेजमेंट के लिए आई डोंट थिंक सो उस पर फोकस करना चाहिए। और जहाँ तक एक ड्रीम को अचीव करने की बात है, तो सबसे पहले तो देयर आर सम बेसिक रिक्वायरमेंट्स दैट यू हैव टू फॉलो इन ऑर्डर टू अचीव योर गोल। दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता वो होता है जिसमें आपका अपना इंटरेस्ट होता है, एक रास्ता दूसरा होता है जिसमें आपको मजबूर किया जाता है कि आप ये वाली फील्ड चूज करो। लेकिन आप देखो कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जब आप अपना पैशन को जब अपना प्रोफेशन बना लेते हो, ऑटोमेटिकली आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो। लेकिन जब आप मजबूर एक वो काम कर रहे हो जिसमें आपको मजबूर किया जाए, बेशक वो आपके पेरेंट्स की तरफ से आपको मजबूर किया जा रहा हो, लेकिन आप उसमें इतना आप अपना एफर्ट लगा रहे हो, लेकिन आप सक्सेस की तरफ नहीं जा रहे हो। बेशक आप जितना भी एफर्ट लगा रहे हो, उल्टा आप स्ट्रेस आउट होकर, आप डिसहार्ड होकर नीचे नीचे आते जा रहे हो। तो आई थिंक सो कि आपको वो फील्ड चूज करनी चाहिए जो आप जिसमें आपका अपना इंटरेस्ट है। और पेरेंट्स का इसमें बहुत एक अहम किरदार होता है कि उनको अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि सबसे ज़्यादा आपको अपने पेरेंट्स की मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। वरना जो पेरेंट्स, जिस तरह डॉक्टर एलेक्स ने कहा कि जो पेरेंट्स है वो कहते हैं आप ये कर लो, दूसरों के बच्चे ये करें वो करें, और एक्चुअली इसमें हमारे पेरेंट्स का फॉल्ट नहीं है, हमारी सोसाइटी ने हमारे पेरेंट्स को ऐसा बनाया है। लेकिन जो आजकल के पेरेंट्स है, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि वो प्लीज़ अपने बच्चे के जो टैलेंट है उसको पहचाने, या उनका उसका जो इंटरेस्ट है, क्योंकि वो काम वो नेचुरली तरीके से करेगा, उसमें उसको कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जब उसका आउटपुट आएगा तो वो उससे और मोटिवेट हो जाएगा, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट अप हो जाएगा। और फिर अगर जब जिस तरह आपने एक माइंडसेट बना लिया कि ये आपका गोल है, तो आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना उससे। बहुत सारी ऐसी आपको आ जाएंगी डिस्ट्रैक्शंस, लेकिन आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना उससे। आपने फोकस्ड रहना है, डायरेक्शन एक बिल्कुल अपने डायरेक्शन में रहना है। हमारी कम्युनिटी के अगर मैं वो करना चाहूँ तो हमारी कम्युनिटी के लड़कों में बहुत ज़्यादा इशू है कि वो बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्टेड हो गए हैं, उन्हें अपने फ्यूचर सिक्योर करने की कोई टेंशन नहीं है, और ये सबसे ज़्यादा इशू इस बात का है। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो। और जो लड़कियां, उन्हें ये आई थिंक सो इशू फेस करना पड़ता है कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनको एजुकेशन से रोकते हैं, एंड दिस इज़ वेरी हिलेरियस। आई डोंट थिंक सो कि आजकल के टाइम में लड़कियों को एजुकेशन से रोकना चाहिए, और बल्कि उनको इतना काबिल बनाए ताकि वो किसी पे डिपेंड ना करे, वो इंडिपेंडेंट हो जाए। जी थैंक यू। जी अफीरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जितने भी नाजरीन हमें सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे देख रहे हैं, हम उन्हें बताना चाहेंगे कि आज की ये जो बड़ी अहम डिस्कशन जो है वो हो रही है इस मौजू पे कि नौजवान जो है वो आज का कहाँ पे खड़ा है, क्या वो आज का नौजवान जो है वो ख्वाब देखता है, उसके अंदर जज्बा है उसको ताबीर पाने को। तो जो हमारे पैनलिस्ट हैं ये प्रोफेशनल है अपने अपने शोबे में, और ये कामयाब लोग हैं जिन्होंने ख्वाब देखा, जद्दोजहद की, जज्बा उनमें था और वो एक मंजिल पे पहुंचे। और आज हमारी कौम के नौजवान जो है जो हिम्मत और हौसला आ जाता है उनके लिए नमूना है। अंबर जैसा आप ये मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जैसे कि अभी जो दूसरे पैनलिस्ट हैं उन्होंने भी इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाया कि हमारा मुआशरा जो है उसमें जो नौजवान है वो कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाते हैं। एक तरफ तो जैसे फिराज कह रही थी कि जो वालिदैन है वो अपने बच्चे का टैलेंट को पहचाने और उसके मुताबिक उसको रहनुमाई करें, उसको बढ़ने दें आगे और इस तरह। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो नौजवान जो है एक तो वालिदैन की ख्वाहिश होती है, एक उनकी ख्वाहिश होती है, तो इस कॉन्फ्लिक्ट
जो सूरत हाल है इसको कैसे फिल किया जा सकता है। शुरू में मैंने मिसाल दी थी उकाब की। ये उकाब जो है वो बहुत बुलंदी से अपना टारगेट जो है वो देखता है और फिर बाकी सब कुछ वो भूल जाता है कि इतनी वननेस ऑफ माइंड जैसे आप कहते हैं कि यकसुई के तहत तो उसको अपना टारगेट जो है बड़ी बुलंदी से कोई 1-2 माइल ऊपर आसमान पे जब उड़ रहा होता है वो देखता है और वो फिर कुछ नहीं सोचता और सीधा अपने टारगेट की तरफ जाता है। तो आपने देखा होगा कि हमारे जो नौजवान हैं वो बहुत ज्यादा डिस्करेज हो जाते हैं और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं छोटी छोटी बातों से। और ऐसी सूरत हाल में आप अपने तजुर्बे की बना पर क्या मशवरा देना चाहेंगे आज की यूथ को? जी थैंक यू फादर जी। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे जो नौजवान हैं, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट छुपा होता है जिसको पहचानने की जरूरत होती है। और डिस्करेज करना जो है वो तो लोगों का काम है। अगर इंसान खुद अपने आप को मोटिवेट करे, पहले तो इंसान की मोटिवेशन इंसान के अंदर ही होती है। हर चीज इंसान के अंदर है, ठीक है। इंसान की अच्छाई, इंसान की बुराई जो है वो इंसान के अंदर है। और जो डिस्करेजमेंट है वो जो है वो नेगेटिव जो है हम एनवायरमेंट से लेते हैं, लेकिन मोटिवेशन जो है वो इंसान के अंदर है। मुझे जो मोटिवेशन मिलती है वो इस शेर से मिलती है, इरादे जिन के पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर, तला तुम खेज मौजों से घबराया नहीं करते। तो इसीलिए अगर आप लोगों के इरादे, हम किसी भी नौजवान के अगर इरादे मजबूत हैं और वो खुदा पर यकीन रखता है, तो मैं नहीं मान सकती कि किसी भी किस्म की डिस्करेजमेंट उसको तोड़ सकती है, ठीक है। और हमारे नौजवान जो कि जैसा कि अल्फीरा मैम ने कहा कि ड्रग एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं, ड्रग एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं और हम लोग जो है उनको वापस जिंदगी की तरफ लेकर भी आना चाहिए हमें उनको। लेकिन जब हम उनको वापस जिंदगी की तरफ लेकर आ ही जाते हैं अगर, तो यहाँ पर हमारे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है। हम उनकी काउंसलिंग भी अगर करना चाहे, पहले तो ये है कि उनको माशरा ही चले, अगर माशरा को नहीं करना, अगर वो किसी इंसान के हाथ में ड्रग लग भी जाए तो जब काउंसलिंग करते हैं, उसकी, तो उसके बाद जो है उसको उसका इलाज भी जरूरी है। तो यहाँ पर कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर्स नहीं होते हैं यहाँ पर किसी किस्म के कि बच्चे को जो है दोबारा से नई जिंदगी की तरफ लेके आए। कामयाबी के लिए जो है हमारी जिंदगी का मकसद ये होना चाहिए कि हम जो है किसी इंसान को जिंदगी की तरफ लें। मैं एक टीचर जो है बच्चों को, जहाँ तक पेरेंट्स की बात आती है कि पेरेंट्स टैलेंट को समझना चाहिए, इसलिए बच्चों में को भी अपने टैलेंट को पॉलिश करना चाहिए। बच्चों की और पेरेंट्स की इतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सके कि हमें ये बनना है, हमें ये करना है, और पेरेंट्स जो है वो इस चीज को जो है आगे तक लेके जाए, ठीक है। मैं एज अ टीचर, मेरे फादर ने जो है, मेरे पापा जो है हमेशा आर्ट में थे, तो फादर जो है, पापा इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने यही हमेशा कहा था कि मैंने एक सर्दी में अपने 8 बच्चों को पढ़ाया। ये उनकी मोटिवेशन हर लोगों को ये कहते थे। जब भी मैं कभी डिबेट, एज अ डिबेटर में जब टॉपिक में लेकर आती थी घर पर, या जब मैं आर्टिकल लिखती थी स्कूल में या कॉलेज में, तो जो है मेरे फादर जो है मेरी ट्रॉफी जो है वो पूरे मोहल्ले में और फैमिली वालों को बहुत ही प्राउड फील करते हुए दिखाते थे, शो करते थे, और ये मेरी एक मोटिवेशन होती थी। और हालांकि हमारी फैमिली में कोई भी पोइटिस नहीं है, कोई भी आर्टिकल राइटर नहीं है, लेकिन मैं पोइटिस हूँ, आर्टिकल राइटर नहीं है। मेरे अंदर का टैलेंट था जो मेरे खुदा ने मुझे इसकी पहचान कराई, और मेरे खुदा ने जो है इसको बढ़ाया, और मैंने जो है अपनी कलम से बहुत से लोगों को तब्दील भी किया। सोशल इश्यूज पर भी लिखती हूँ, रिलीजियस इश्यूज पर भी लिखती हूँ। तो यही मैं कहना चाहूंगी कि टैलेंट हमेशा इंसान के अंदर होता है, और डिस्करेजमेंट को ये हम पर है कि हम उसको इनहेल करें या एक्सेल करें। तो हमें जो है डिस्करेजमेंट को भी लेना नहीं चाहिए, अपने ऊपर हावी नहीं करना चाहिए। अगर हमारे इरादे जो है वो होता है, अपनी मजीद शायरी जो है मैं जरूर शेयर करूंगी नौजवानों की मोटिवेशन के लिए इस प्रोग्राम के दौरान। जी जी अंबर जायद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सैमसन जवेद साहब, आपकी तरफ बढ़ना चाहूंगा। एक तो अभी जो हमारे पैनलिस्ट हैं उन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, अपनी ज़िंदगी से उन्होंने मिसालें देखे कि किस तरह उनकी ज़िंदगी में भी हर्डल्स आई और उनका अपना तजुर्बा जो है कामयाबी की तरफ सफ़र जो है किस तरह गामजन रहा। तो आप क्योंकि बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, आप ड्रामा नगार भी हैं, बड़ी अहम नज़र रखते हैं मुआशरे पे और जो इश्यूज है हमारे मुआशरे के, खासतौर पे नौजवानों के, और आप नौजवानों के साथ काम भी करते हैं। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि ये जो 73 ईयर
हो गया पाकिस्तान को खासतौर पे वजूद में आए हुए। तो हमारा नौजवान जो है, एक तो आप ये बताएं कि नौजवान जो है उनके क्या मसाइल है, मेन मसला क्या है नौजवानों का जो उनको आगे नहीं बढ़ने देता। अगर आप देखें, हम मजमूई तौर पर हम देखते हैं कि इन 73 सालों में 73 सालों में हमने कितने इंजीनियर पैदा किए हैं, कितने हमारे पास डॉक्टर्स हैं, जो प्रोफेशनलिज्म जो है वो क्यों नहीं है हमारी अपनी कम्युनिटी में। तो इस सारी सूरत हाल को आप किस तरह देखते हैं? जी सैमसन। जी थैंक यू फादर जी। जिस तरह नाज़रीन, ये मेरे लिए एक बड़ी फ़ख्र की बात है कि मेरा तल्लक कोयटा से, कोयटा बलूचिस्तान से है और आज रोशन सितारों में मेरे शहर के लोग हैं और मेरे करीब करीब शहर के लोग हैं, दूर के नहीं हैं। तो ये भी मेरे लिए एक बड़ा खुशी का जो है बायस है। तो बात असल में ये है कि अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, 2009 में 4 बच्चे जो एंट्री टेस्ट में कामयाब हुए, जिसमें मेरी भांजी भी थी, फिर प्रोफेसर जावेद का बेटा था जो फिर निश्तर कॉलेज में गया, फिर मेरी चूँकि भांजी जो मेरी बेटी भी है, तो वो वहाँ से आगा खान में हॉस्पिटल में गई। मुख्तलिफ मेरा कहने का मतलब है, जब ब्रिगेडियर उन्हें डीसी हाउस में बुला के इस तरह अनाउंस कर रहा था तो कह रहा था कि ये कितनी खुशी की बात है, खुशी की बात है। हैरत भी उनको हो रही थी कि 4 बच्चे ओपन मेरिट में आ गए हैं, 4 बच्चे ओपन मेरिट में आ गए हैं। लेकिन इसके बाद या इससे पहले ये रिकॉर्ड टूटा नहीं। जो मैं देख रहा हूँ, जो इनको देख रहा हूँ या जो मेरी स्ट्रगल रही है, इसमें हमारे जो बच्चों के वालिदैन हैं, ये सब बैठे हुए हैं, इनकी ज्यादा या भाई की या बाप की या माँ की, मतलब कि फैमिली की ज्यादा जद्दोजहद रही है। एक जो मैं देखता हूँ तबका जो वहाँ पे एक लाइन बॉर्डर रही, सिटी के अंदर कुछ ऐसी जगह हैं जो अभी मैं मेंशन नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ जिसको ये पता ही नहीं कि हमने आगे कैसे बढ़ना है, हमने करना क्या है, इर्द गिर्द सारे ही हैं। अब ले लो ये डॉक्टर रोमा की बात ले लें, तो इनका जो भाई अदनान था, जो गो के वो ग्रामर स्कूल का स्टूडेंट था, लेकिन उसने मुझे अपने उस्ताद की ही जो है हैसियत दी। तो हमारे साथ एक बाकायदा स्ट्रगल में रहा, आगे यूथ में मुख्तलिफ ग्रुप्स में उसकी ज़िंदगी की एक स्ट्रगल थी। जैसे आप देख लो इनके जो वालिद साहब थे, उनकी हमारे साथ भी बड़ी एक अटैचमेंट थी, उनका एक ख्वाब था, विजन था, दोनों बाप बेटे का, वो इनको कामयाब कर ली। लेकिन बात ये सोचने का, ये अलमिया जो मैंने जिक्र किया कि ऐसी कुछ जगह थी, कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे बिल्कुल मोटिवेशन नहीं किया गया या उनको आगे बढ़ने का नहीं किया गया, या इनके पास वसाइल थे, इनके डैड ने, इनके भाई ने इनको कोशिश करके चाइना भेजा। ठीक है। अब डॉक्टर अलेक्जेंडर हैं, वो अभी मैं थोड़ा सा अभी उस तरफ भी मुख्तलिफ इनकी तरफ जाऊंगा, लेकिन असल में बात यह है कि उनको मोटिवेट कौन करता। हमारा मकसद, जिस तरह मैंने शुरू में जो मकसद लिया कि हमारे अदारे थे, अदारों का काम सिर्फ बिजनेस की तरफ ही क्यों था, उन्होंने कितना ध्यान दिया। अभी ये इत्तेफाक करेंगे कि हमारे चर्चिज ने जो है यूथ की तरफ कितना ध्यान दिया। जब मैं सेंट माइकल में टीचर था, क्योंकि मैंने जर्नलिज्म के साथ या एज ए जर्नलिस्ट के साथ साथ मैं टीचर भी था, तो मेरा ये हमेशा होता था, मैं उनको बाहर लेके जाता था। कोई भी ऐसे जो है अगर ज़ियोलॉजी आ गया या ऐसे आ गया, मैं उनको बाहर, या कोई भी फंक्शन होता था लेके जाता था, चाहे कुछ भी था, तो मेरे साथ जाते थे। ये एक तरीका हो गया। लेकिन मेरा सवाल ये है, आज भी ये है कि बड़ी कोशिशों के बाद अगर ये अफीरा सहेल इनके वालिद का बहुत बड़ा हाथ है, या इनके अमजद एजाज, अंबर एजाज, या इंसान डॉक्टर, इनकी जो एक देखा इनके वालिदैन का, तो क्यों क्यों नहीं हम, या तहसीर शौकत जैसे बयान कर रहे थे, बड़े हर्डल हैं,
तो जब आपको अपने में एक अज़्म है, आप अपने ज़ोर बाज़ू पे यकीन करते हैं, तो कामयाबी होती है। तो मेरा सवाल ये है, मैं ज़रा अगर आप मुझे इजाज़त दें, तो मैं थोड़ा-सा इनको मुख्तसर सा डॉक्टर अलेक्जेंडर की तरफ जाता हूँ कि क्योंकि डॉक्टर रोमा ने बड़ा अच्छा खूबसूरत जितना भी बताया वो हमें पता चल रहा है कि उनके वालिदैन का इस तरफ भी। तो डॉक्टर अलेक्जेंडर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जिस तरह मैंने कहा कि जहाँ पे बिल्कुल ये नहीं पता, इर्द-गिर्द नहीं पता, कोई जज़्बा नहीं है आगे बढ़ने का, ना वालिदैन को ये एहसास है, ना बच्चों का है। वो छोटे-छोटे स्कूलों में या इस तरह नहीं है ऐसी मैं जगह तो मुझे पता है कि मैं खुद घूमता-फिरता रहा हूँ। जो अगर आप ये चमन फाटक के सरेआब रोड फाटक के उस तरफ हो जाएँ, तो सारा ऐसा इलाका है जो अ, बिल्कुल श्योर नहीं। तो उनके लिए हमें कैसे करना चाहिए? आपने स्ट्रगल की डॉक्टर के जगह पे रोमा के वालिदैन या दूसरों के किया है। तो आप क्या सोचते हो कि ये कौन से फैक्टर्स होने चाहिए थे या क्या वो कामयाब हुए? उनको करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए। तो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं उनको हमें 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 ज़ोर देना चाहिए कि उनके लिए कुछ किया जाए? जी, डॉक्टर अलेक्जेंडर साहब। जी। जी, बिल्कुल सर। अगर हम पेरिफेरी एरियाज़ को देखें जहाँ पे इतना कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, लोग मतलब हुँ, जाते हैं, हुँ, मज़दूरी करके आते हैं और बच्चों को छोटे-छोटे स्कूलों में एडमिट करवा के तो हुँ, फीसेस पे करते हैं ताकि उनके बच्चे शायद आगे बढ़ के कुछ कर सकें। लेकिन कोई हुँ, आइडियोलॉजी, कोई ड्रीम मतलब कोई उनका गोल सेट नहीं होता। हुँ, हुँ, तो इस मोड़ पे जब एक इंसान खड़ा हो तो उसके सामने जो ऑप्शंस आते हैं वो उसके लीडर्स आते हैं। हुँ, लेट्स सपोज कि वो फैमिली हर वीक मतलब चर्च जाती है, हुँ, वहाँ पे मास अटेंड करती है, मैसेज लेती है और अपने बच्चों को भी साथ लेके जाते हैं कि आज शायद उनको कुछ नया सीखने को मिले, वो उनको कुछ हुँ, नया मिले। तो हुँ, वहाँ पे जब हम उनको एक इंट्रोडक्शन, एक आइडिया पेश करें कि आपके बच्चों के आखिर फ्यूचर में क्या होना चाहिए, हुँ, उनके लिए क्या बेहतर चीज़ें होनी चाहिए, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? मतलब बा हमेशा इस तरह होता है कि मास के एंड पे फादर्स, पास्टर्स जो है ना कि दरवाज़े पे खड़े होते हैं एग्ज़िट डोर पे और वो हर फैमिली से मिलते हैं। उनको ब्लेसिंग्स भी देते हैं और उनसे हाल-अहवाल भी करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपकी लाइफ़ कैसी है, कोई मसला-मसाइल। तो इस दौरान अगर वो उनको उनको ये काउंसलिंग करें कि आपके बच्चे आखिर क्या कर रहे हैं, तो वो बात बढ़ते-बढ़ते उनको ये पता चलना चाहिए कि आखिर आपके बच्चों के लिए क्या बेहतर हो सकता है। अब हमारे यहाँ पे एक चीज़ देखी जाती है कि चर्च जाना है और हर एक गली में 2 चर्च, 3 चर्च मौजूद हैं। फिर उसके बाद नए बन रहे होते हैं, फिर उसके बाद और नए बन रहे होते हैं। मतलब इन चर्चेज़ को बना के हमें मिल क्या रहा है? इसका हुँ, इसका मुझे मकसद नज़र नहीं आता कि इतने चर्चेज़ बना के पूरे कोयटा शहर में मैं देखता हूँ, हुँ, हर सोसाइटी में हमारी तकरीबन 20, 30, 40, 50 इससे भी ज़्यादा चर्चेज़ होंगे। हुँ, हर कोई नई कलीसिया बना के तो नए चर्च में जी चलते हैं। तो इसका मकसद क्या है? बजाए इसके अगर हम इन्हीं रिसोर्सेज़ को यूटिलाइज़ करते हुए अपने बच्चों के लिए अकेडमीज़ खोल सकते हैं, उनके लिए हुँ, लाइब्रेरीज़ बना सकते हुँ, हैं, उनके लिए हुँ, क्या नाम है फार्मेसीज़ बना सकते हैं, स्टेशनरीज़ उनको बुक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको हुँ, एक गोल दे सकते हैं। तो ये सब कुछ अगर नहीं होगा और सिर्फ़ चर्च होगा, गॉस्पेल होगा, चलिए म्यूज़िक म्यूज़िक होगा, तो इससे हट के तो हमारे पास और कुछ भी नहीं है इस वक़्त। मुझे तो कुछ भी नहीं नज़र आता। तो हुँ, इस दौर में तो फिर हमें मशाल लेके खड़ा हो जाना चाहिए ताकि जो लोग अंधेरे में उन्हें रोशनी तो मिल सके। हुँ, राइट। जी, जी। थैंक यू सर। बिल्कुल ऐसा ही है। अब तहसीर शौकत, आपसे ये मैं पूछूँगा कि मिशन हॉस्पिटल, डॉक्टर साहब आप भी सुनिएगा, मिशन हॉस्पिटल कभी जी, जी। बहुत बड़ी खेप जो वहाँ से नर्सिंग जो लड़के थे, असल में हमारे साथ इस वक़्त 3 बेटियाँ हैं हमारी। और बेटियों का प्रॉब्लम ये होता है कि वो सोसाइटी वो उन्होंने कामयाब होना ही होना है। मेरे ऑब्जर्वेशन है कि वो उनकी मेहनत ऐसी होती है कि वो कामयाब ज़रूर होती हैं। वो उनकी अगर खुद ना मेहनत करें तो वो अलग बात है। लेकिन उनमें जज़्बा इतना है
आप खुद देख लो कि रेशो ज्यादा है लड़कियों की जो कामयाबी की तरफ जो कामयाब हुई हैं। अब लड़कों का ज्यादा नेशन में तरक्की के एक जो है वो बॉयज या लड़कों का ज्यादा वो है। तो अब हमारे लड़के जो हैं वो क्यों इस तरफ गामजन हो रहे हैं, मुख्तलिफ उसमें एडिक्टेड कह सकते हैं। फिर मैं आपको कह रहा था कि इंग्लैंड में इस वक्त मिशन हॉस्पिटल के पहले जो नर्सेस थी, मेल नर्स जो वो बहुत सारे हैं और आज बड़े बड़े खानदान, बड़ी 12 फैमिली हैं। अब वो मिशन हॉस्पिटल में वो डाउनफॉल हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता अभी मेरा ख्याल है 10 या 5 होते हैं। उन्होंने एफएससी बढ़ा दी करके। जब एफएससी में ज्यादा जाता है तो फिर वो नर्स के बजाय क्यों डॉक्टर में क्यों नहीं, मेडिकल में क्यों नहीं जाता, या इस तरह की कुछ बहुत सारे अलमिए हैं। तो नौजवान भी जा रहा है। फिर आप ये भी देखो, आपके पास ग्रामर स्कूल है। अब सेंट माइकल का तो नाम नहीं लो, वो तो खत्म ही हो चुका है। ग्रामर स्कूल है, फिर आपके पास सेक्रेट हार्ट है, फिर ये कॉन्वेंट है, जीसस एंड मेरी कॉन्वेंट है। अब लड़कों का क्या हाल होगा, क्या होगा, कितना कुछ खराबी हो रही है इन लड़कों के लिए, नौजवानों के लिए, कैसे ये जो है हाल होगा। मैं जब कोयटा की तरफ देखता हूँ तो मुझे तो बहुत रोना आता है, क्योंकि मेरा पब्लिक में आज भी है। तो तहसीर आपके पास क्या इसके लिए कोई कभी सोचते हो आप इस तरह भी कि क्या कैसे ये चलेगा काम? शुक्रिया जनाब, बहुत ही आपने बुनियादी सवाल पूछा है और सोचने की बात आपने कही तो हम तो सोचते ही रहते हैं। मैं आपको जवाब देता हूँ इसका, बड़ा सादा, अगर समझ आ जाए तो काम करेगा मुझे लगता है। आपने इंग्लैंड की बात की और फिर पाकिस्तान की बात की और फिर पाकिस्तान के इदारों की बात की, फिर और इंग्लैंड के इदारों की बात की। मैं फिर क्लियर करूं कि मैं कह रहा था कि जो ट्रेनिंग मिशन हॉस्पिटल से मेल नर्स वो यहाँ इंग्लैंड में आए, मैं ये कह रहा हूँ कि वो इंग्लैंड में आए, वहां से मोस्टली जो है लिबिया में ज्यादा गए, वो फिर इंग्लैंड में आए, मुख्तलिफ जगह पे आए। कहने का मतलब है कि कितनी फैमिली डेवलप हुई उस ट्रेनिंग से। जो मिशन हॉस्पिटल में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था वो ठप होकर रह गया। जी, मैं इसी का जवाब इसी तरफ आ रहा हूँ, मैं इसी तरफ आ रहा था जी। देखिए, अगर आप वेस्टर्न रेनेसा की बात करें, मैं बुनियाद में ये बात करना चाहता हूँ, हयाए अलूम की अगर आप बात करें तो कितने बड़े बड़े लोग गुजरे वहां से। शेक्सपियर उसमें था, जॉन मिल्टन उसमें था, क्रिस्टोफर मार्लो उसमें था। उन्होंने एक चीज को काम में लाए थे, उन्होंने प्रोजेक्ट ऑफ इनलाइटमेंट किया था, इनलाइटमेंट को डिजाइन किया था। ठीक है, अब वहां इंग्लैंड क्या कर रहा है? इंग्लैंड सिविलाइजेशन को एंजॉय कर रहा है। अब आप तहजीब को तभी एंजॉय करते हैं ना जब आप किसी चीज को डिजाइन करते हैं या प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, आइडिया सोच लेना बड़ी बात है, लेकिन आइडिया और प्रैक्टिस के अंदर अगर आइडियल हार्मनी ना हो, हम आहंगी ना हो, अगर आपकी आइडिया, दोबारा से रिपीट करता हूं, आइडिया और प्रैक्टिस के अंदर अगर आइडियल हार्मनी ना हो तो स्ट्रक्चर नहीं बना करते, थ्योरीज नहीं कायम होती, आप नजरिए कैसे कायम करेंगे? आप बहुत सारे ख्यालात को एक जगह पे लाके यूनिफाई कैसे करेंगे? डाइवर्सिटी को यूनिफिकेशन में लाने का एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। जब तक आप स्ट्रक्चर को प्रोडक्टिव नहीं बनाएंगे वो कायम नहीं रह सकता। आप अपने इंस्टीट्यूट की हालत देख लीजिए, कोई बड़ा आइडिया दे दीजिए इन्हें, कोई बड़ा आइडिया दे दीजिए, जब इनर वल्गर हो, जब जात के अंदर ही नाखानदगी हो, तो आपके आइडिया बिल्कुल चंद दिन के बाद वो बड़े से बड़ा आइडिया जो होता है ना, वो दुकान पे बिकने वाले एक टैग साबुन की तरह हो जाता है, और जितना मर्जी उस पे पानी डालो उसकी झाग ही नहीं बनती, और फिर कुछ दिन के बाद वही आप साबुन उठाकर बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि वो काम नहीं करता, वो प्रोडक्टिव नहीं है। आपके इदारे प्रोडक्टिविटी की तरफ नहीं जा रहे। अच्छा, आप मुझे बताइए इंस्टीट्यूट का बेसिक काम क्या है? इंस्टीट्यूट का बेसिक काम है, सोशल इंस्टीट्यूट का, कि वो मैकेनिज्म को डेवलप करें, पैटर्न्स दें सोशल ऑर्डर्स को, वो हमें सोसाइटल करेक्टर बना कर दें। हमारा जब हम सोसाइटी में निकलते हैं तो हमारे अंदर ना हम गवर्नमेंट पॉलिसीज को जानते हैं, ना हम इकोनॉमिक्स को जानते हैं, ना हम एजुकेशन को समझ रहे होते हैं, ना ही हम हेल्थ के बारे में कुछ जानते हैं, ना रिलीजन को जान रहे होते हैं, तो हमारे कहीं ना कहीं किरदारों के अंदर तो प्रॉब्लम है। सो इंस्टीट्यूट को चाहिए
इंस्टीट्यूट का बेसिक काम ये है, कॉन्स्टिट्यूशंस तो लफ्जों से होते हैं, लेकिन वो लफ्ज तो कहीं तखय्युल का हिस्सा होते हैं, कहीं वो आपके ताकुलात का हिस्सा होते हैं, कंसेप्ट्स का हिस्सा होते हैं। आप उनको ठीक तरीके से प्रैक्टिस ही नहीं कर पाए 70 ईयर से। 70 सालों से कोई एक अदारा बता दीजिए जिसकी कोई खास मेथोडोलॉजी हो। अब मैं पिछले दिनों ऑक्सफोर्ड प्रेस पे गया, मैंने कहा भाई ये कौन सी किताबें छाप रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो, आप क्या लिख रहे हो और इसमें क्या है। उन्होंने कहा सर हमें, मुझे एक अलग कमरे में ले गए और डिस्कशन के बाद उन्होंने कहा जनाब हम इसे पूरा रिवाइज करना चाहते हैं। आपके एजुकेशनिस्ट खामोश हैं, आपके लीडर्स खामोश हैं, क्योंकि वही बात है ना, आपके असल एजेंडे ही कुछ और है। आप रोशनी देखना नहीं चाहते। आपने शाहीन का और फैल्कन की बात की, तो उसकी परवाज तो दुनिया में सबसे ज्यादा तेज भी है ना। सबसे तेज जानवर अगर है जमीन के रुए जमीन पर तो वही है। अब वो उड़ता है और तेजी से उड़ता है और बहुत सारी चीजों को वो देख रहा होता है। अगर आप तेजी से चल, अच्छा प्रोग्रेस क्या होता है? हम 70 साल से एक ही अलाब लगाएं जी, हम सियासी तौर पर प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम मजहबी तौर पर प्रोग्रेस करते हैं, हम एजुकेशन में प्रोग्रेस कर रहे हैं। प्रोग्रेस के मानी क्या है? सीएस लुइस मेयर क्रिश्चियनिटी के अंदर कहता है प्रोग्रेस अगर तेज दौड़ना नहीं है, प्रोग्रेस अपनी मंजिल की तरफ जाना है, राइट पाथ पे चढ़ना है। आपकी मंजिल अगर पीछे रह गई है तो 2 कदम पीछे भी पलट कर देखिए, पीछे का पहला कदम ही आपकी प्रोग्रेस होगा। बहुत आगे भागने नहीं, पैसे के पीछे, शोहरत के पीछे, बैंक बैलेंस के पीछे, सिर्फ अपनी खुद बीन नहीं करना, अपनी जात को ही देखते रहना। वो एक शायर ने कहा ना, सारी जिंदगी जात की ही परस्तिश करता रहा, बस यही हमारा काम है। तो ये सब कुछ इंस्टीट्यूट करेगा। नए आइडियाज को कैसे हार्मनी देंगे, किस तरह स्ट्रक्चर, नई मेथोडोलॉजीज आप कायम कर रहे हैं, आप दुनिया के साथ कैसे भाग रहे हैं, दुनिया क्या कर रही है, दुनिया चांद पर जाने की कोशिश कर रही है, आप नए जराए ढूंढ रहे हैं पैसे कमाने के। तो ये सब कुछ चलता रहेगा। और फिर आप बातें फिक्री करें, रहे मटेरियलिज्म में और बातें फिक्री करें। फिक्र और मटेरियलिज्म एक साथ नहीं दौड़ सकते। या तो आप मादी तौर पर तरक्की करेंगे या फिक्री तौर पर, या इंटेलेक्ट होंगे। इंटेलेक्ट कैसे होंगे? जब आइडिया को जहन के अंदर कंटेम्पलेट कर सकते हैं। और ये सब कुछ नहीं हो रहा पाकिस्तान में। इसके लिए हमें प्योर एजुकेशनिस्ट, पॉलिसी मेकर्स और अच्छे पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। हमें ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड के अंदर अपने लोगों को इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत है। हमें लिखारियों की, राइटर्स की जरूरत है। और बेहतर स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए हमें बहुत आगे बढ़ना और बहुत आगे जाने की जरूरत है। अब तक हम और पीछे चले गए हैं। उम्मीद है कि शायद आपको कुछ जवाब मिल गया हो मेरी बातों से। जी जी, आपकी फिलॉसफी गालबन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। हमने, हमारे सुनने वालों ने भी इंजॉय किया होगा कि ये शेक्सपियर और इस तरह का तबसरा करने, क्योंकि मेरा आइडियल जो है वो हमेशा से खलील जबरान रहा है, जो इस तरह के आइडियाज़ और थोड़ा हट के, वो उसको मज़हब का बागी भी बोलते थे, बागी भी बोलते थे। वो मेरा एक आइडियल रहा है राइटर। मैं मुख्तसरन फादर जी, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें। मैं मुख्तसर सा ये आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी, आपकी बात कर रहा हूँ। अगर अकली तौर पर हम कहीं ना कहीं बागी हो जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन बागी जरूर रहता है। बागी से, बगावत से इनकलाब आता है। बगावत आप उन दीवारों से, जो बहुत ऊंची दीवार होती जा रही है, उनसे जब तक आप बगावत नहीं करोगे, उनको ये तोड़ोगे नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि अभी तक मुझे जवाब थोड़ा सा, जो मैं नाख्वानदगी की वजह कह रहा था, या कह रहा था कि वहां पे अभी तक लोगों को आगे बढ़ने का जज्बा नहीं आया। कुछ जगह हैं, 3 4 5 अगर आप कहें तो मैं गिना के बता सकता हूँ ना, क्योंकि मैं भी सेंटर में रहता था वहां पे, कोयटा में। तो मेरे सारे वहां पे वो जगह पे गया हूँ जहाँ पे लोगों को, हमको पता नहीं। मैं अरोमा की तरफ पहले आता हूँ कि ये जो शरा जो ख्वानदगी है, दिन ब दिन मैं अब श्योर कहता हूँ कि कम हुई है, बड़ी अब जो है वो बड़ी है, कम नहीं हुई। मतलब कि एक लिटरेरी जो वो है, ऊपर नहीं गई। लोग अभी भी वो वहां पे सारा दिन फुटबॉल खेलते रहते हैं, क्रिकेट खेलते रहते हैं, या खुद ही बनाए हुए हैं, वो लोहे के बनाए हुए हैं। अब भी वो ग्राउंड जो
ग्राउंड है जिम खाना के, दूसरी तरफ बैल हाथे के, उस तरफ जो बैल हाथा और इसके जो रेलवे कॉलोनी है उसके दरमियान, ये क्यों, क्या फैक्टर्स हैं? हमें फैक्टर जब तक हम ढूंढेंगे नहीं कि कौन जिम्मेदार हैं कि ये क्यों लोग आगे नहीं बढ़े। आला जान बास्को, जो डॉन बास्को भी कहते हैं, वो इंस्टीट्यूट ने बड़ी जबरदस्त काम की, पचीन से बड़ी दूर दूर से जो है वो इस तरफ जब कराची की तरफ जाएं, अब थोड़े नाम थोड़े मुझे भूलते जा रहे हैं, वहां से ला के रखे हुए थे यहाँ पे अल्फला में। तो क्योंकि फादर आटो ने बड़ी कोशिश की, अगर आप सारे जानते हो फादर आटो को, क्योंकि थोड़ी जनरेशन तो आगे हुई, उन्होंने कितनी कोशिश की, ये क्यों नहीं हो सका? आप जो है रोमा मेरी बात शायद समझ गए हो शायद। जी सर। सर पहले तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हर बच्चा जो है वो चर्च में लाजमी जाते हैं। हर कोई, हम क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो हम हर कोई चर्च लाजमी जाता है। जैसे डॉक्टर अलेक्जेंडर ने कहा कि हमारे पास्टर जो हैं वो बिल्कुल, पास्टर फादर जो हैं वो चर्च के दरवाजे पे खड़े होके सबको ब्लेसिंग्स देते हैं और सबके साथ अच्छा कम्युनिकेट करते हैं, सबके साथ अच्छे तरीके से मिलते हैं। तो सबसे बड़ा मैं अपनी ज़िंदगी में यही समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो बड़ा ड्रॉबैक है हमारी लाइफ में, वो यही है कि हमें चर्च से ही नहीं कुछ मिल रहा। क्योंकि जब हमारे पेरेंट्स हमें चर्च सिर्फ इस वजह से लेके जाते हैं क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में खुदा के बाद अगर हम किसी को अपनी ज़िंदगी में समझते हैं, इस लायक समझते हैं कि उसकी बातों से हमें इंस्पिरेशन मिलेगी, हमें मोटिवेशन मिलेगी, तो वो सिर्फ पास्टर और फादर ही होते हैं। तो हम जब उनको अपनी एक ज़िंदगी में, हम अपनी ज़िंदगी में उनको जब सामने रखते हैं और जब हम देखते हैं कि वो क्या-क्या कर रहे हैं, तो हम उनकी तरह बनना चाहते हैं। तो उनको चाहिए कि वो, मतलब उन्होंने एक-एक इस तरह घर डिसाइड किए हुए हैं कि कुछ फैमिलीज़ उन्होंने डिसाइड की हुई हैं कि इन रेगुलर मैंने इनके घर जाके विज़िट करना है और मैंने इन बच्चों को विज़िट करना है। तो ये सबसे बड़ा मसला यही है कि जब से वो उन बच्चों को ही देख रहे हैं, जो बच्चे इस लायक हैं, जिनके पेरेंट्स इस लायक हैं, जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, जो कर सकते हैं सब कुछ, वो सिर्फ़ उनके साथ ही राब्ते में रहते हैं। जबकि उनको ये चाहिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप सब जानते हैं कांसी रोड बस्ती पंचायत, आप सब जानते हैं उस जगह को। वो जगह ऐसी है जहाँ पे अशहद ज़रूरत है कि वहाँ से अच्छे बच्चे को निकाला जाए। कि मतलब हम देखते हैं जिस तरह, मतलब किसी की कोई कोऑर्डिनेशन नहीं वहाँ पे। मेरे ख्याल से हमारे कोयटा के बहुत अच्छे पास्टर्स हैं और बहुत अच्छे फादर्स भी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उनके घर को विजिट करते होंगे, जबकि उनको चाहिए कि वो उनके घर को विजिट करें और उनके मसलों को देखें कि वो बच्चे, मतलब उनके पेरेंट्स के अंदर क्या क्या कमी है, वो अपने बच्चों को क्या चीज नहीं दे सकते हैं। तो जिस तरह मतलब मेरे पापा के इतने सोर्स थे या मेरे भाई के इतने सोर्स थे कि उन्होंने मुझे चाइना भेज दिया। उन दिनों में हम रह रहे थे, उन दिनों में हम बस्ती में ही रह रहे थे, तब हम स्पिनी रोड पे शिफ्ट नहीं हुए थे। तो तब मेरे पापा ने वहाँ पे ही हम लोगों को इस काबिल बनाया और उन्होंने ही हमें मतलब आगे प्रमोट किया। मैं किसी के ऊपर तनकीद नहीं कर रही हूँ, ना किसी पास्टर के ऊपर, ना किसी फादर के ऊपर, या ना ही हमारे किसी क्रिश्चियन लीडर के ऊपर। मतलब मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनको रेगुलर बेसिस पे उनको हर एक बंदे का छोटे से छोटे घर में भी विजिट करना चाहिए, ताकि उनको नॉलेज हो कि उनकी क्रिश्चियन कम्युनिटी किस तरफ जा रही है। क्योंकि अगर वो हमारे लीडर हैं, वो हमारे रोल मॉडल्स हैं, तो उनको चाहिए कि वो हमारी कम्युनिटी को एक एक घर को विजिट करें, एक एक घर को देखें, उनके बच्चों के मसले सुने, पेरेंट्स के मसलों को अंडरस्टैंड करें और उनको वो चीज़ प्रोवाइड करें जिससे वो महरूम है। तो मतलब मेरा यही कहना है कि हमारी कम्युनिटी में सबसे ज्यादा जो अहम किरदार रखते हैं वो हमारे पास्टर साहिबान, हमारे फादर साहिबान और हमारी जो लीडर हैं, जो हमारी लीडर्स हैं वो। बहुत शुक्रिया अंबर अजाज। क्या ये जो हम पास्टर भी कहते हैं, फादर भी कह रहे हैं, क्या जो एक कॉन्सेप्ट शुरू में था उसमें तो अब में फर्क हो गया? क्या इनका काम सिर्फ इबादत करना ही रह गया है, या इनका जो काम था, अब आप देख लो, ये बॉयज भी आप देखो कि ग्रामर इतना बड़ी कोशिश हुई थी कि उसको अपग्रेड, जब फादर थियो, आपको शायद नहीं पता कि फादर थियो जब होते थे, उन्होंने कोशिश की कि कॉलेज बढ़ाया जाए, लेकिन मसला कहाँ पे रुका कि हमारे पास टीचर्स नहीं है, हमारे पास ऐसे नहीं है कि इसको कॉलेज बनाया जा सके। इस ये भी एक बड़ा अलमिया रहा है।
और तादाद आप देख लो कि क्रिश्चियन की सेक्रेट हार्ट में खासी तादाद थी, ये मानना पड़ता है, मानना पड़ेगा। आज भी लड़कियों की तादाद खासी थी, लेकिन कॉन्वेंट में कम, ग्रामर में भी कम है। तो मैं ये फिर आऊँगा उसी तरफ, क्या ये काम सिर्फ बिजनेस और इसका सिर्फ दुआ का है? हमारे पास्टर या पास्टर फादर दोनों को, हम मजहबी लीडरशिप को मैं कहता हूँ जी। दलेरी से बोलिएगा, कोई बात नहीं, पकड़े हम ही जाएंगे। बताना नहीं चाहूंगी कि मैं खुद भी जो है वो सेक्रेटरी टीचर, और आपको भी, आपके साथ भी मैं एक्चुअली रह चुकी हूँ सेंट माइकल स्कूल में। तो आपने बिल्कुल बजा करवाया कि हमारे जो इंस्टीट्यूट है उनकी हालत जो है वो वाकई में बहुत ज्यादा अभी जो है डाउन होती जा रही है। जिस तरह से कि हमें पाकिस्तान के बाद जब इन इदारों का नाम था, और यहाँ से बड़े बड़े जो लीडर्स जो है ग्रामर से निकले हैं, आज जो बड़े बड़े हमारे लीडर्स हैं वो ग्रामर से निकले हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे जो फादर्स जो है, हमारे जो प्रीस्ट जो है, उनके कलाम जो है वो इस कदर में कहती हूँ मीठा होना चाहिए कि हमारे नौजवानों को असर करे। ठीक है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि नौजवान अपनी रविश किस तरह से पाक करे, खुदा के कलाम पर निगाह रखें। और जब बच्चे को कन्विंस नहीं कर पा रहे उसके रिलीजन की तरफ या उसको जो है बाइबल मुकद्दस की तरफ, तो वो जो है वो जब उसकी तरफ खौफ नहीं होगा। मैंने भी एक आर्टिकल लिखा था हाल ही में, तो उस आर्टिकल का नाम था खौफ खुदा हिकमत का शुरू है। उस आर्टिकल में मैंने मेंशन किया था कि हमारे वालिदैन जो है हर तरह से अच्छी परवरिश कर देते हैं अपने बच्चों की, हर तरह से उनकी अच्छे बुरे की तमीज भी उनको दे देते हैं, लेकिन जब उनके जैसे जैसे खाना उम्र तक पहुंचते हैं तो उनके हाथ में जो है ना, बाइक देने से डरते हैं, मोबाइल देने से डरते हैं। बाइक देने से इसलिए डरते हैं कि कहीं वो रीडिंग ना करते रहे बाहर की गैर मौजूदगी में। मोबाइल देने से डरते हैं कि कहीं जो है वो उनको इंटरनेट के जरिए हर शुदा किस्म की चीजें ना देखते रहे। तो ये चीजें जो है ना, वालिदैन अभी कहाँ तक पीछा करें, प्लीज कहाँ तक पीछा करें अपने नौजवानों का। ठीक है, तो ये नौजवानों को एक जो है मैं बहुत बड़ा ये अलमिया है कि नौजवान हमारे मजहब से जो है बिल्कुल ही एक्साइट हो चुके हैं, जिसकी वजह से उनकी बेहरामी में रोज बरोज बढ़ती जा रही है। और जो है इनकी जो रिलीजियस जो है, क्या उसे मैं कह सकती हूँ, रिलीजियस जो है बाकी रिलीजियस बाकी हो रहे हैं, और रिलीजियस जो है कन्वर्जन बहुत बढ़ रहा है कोयटा में भी यहाँ पर। तो इसी वजह से कि उनके दिल में जो है खुदा का कलाम ये है नहीं रहा। और एज ए टीचर मैं सिर्फ यही कहूंगी कि वाकई में सेक्रेट हार्ट में ग्रामर स्कूल में तादाद बहुत ज्यादा है, स्टूडेंट्स सेक्रेट हार्ट में बहुत ज्यादा तादाद है। स्कूल का मकसद है, मैं खुद एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी, और जब हम स्कूल में पढ़ते थे मिशन स्कूल से पढ़ी, मिशन रोड पे जो स्कूल है गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडर्न हाई स्कूल, तो वहाँ पे हमारा एक पीरियड, लास्ट पीरियड होता था, वो हमारा पीरियड होता था टेक्निकल पीरियड होता था, जिसमें हमारे जिन बच्चों को हमें ज्वाइन करनी होती थी वो ज्वाइन करते थे, जिन बच्चों को ड्राइंग का शौक था ड्राइंग ज्वाइन करते थे, और जो बच्चे कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखते थे वो कंप्यूटर की क्लास में ज्वाइन करते थे। और उस तरह से तीनों सेक्शन ABC डिवाइड हो जाते थे। ठीक है, तो हमारे स्कूलों में भी मैं ये कहती हूँ कि टेक्निकल होना चाहिए, टेक्निकल वर्क होना चाहिए बच्चों पर, ताकि बच्चे सिर्फ एक किताबी कीड़ा ना बने, बल्कि कोई ना कोई हुनर सीख कर अपने इंस्टीट्यूट से बाहर आए। ठीक है, अभी हमारे यहाँ पर बच्चों को हमारे स्कूल में क्या है, बल्कि सारे प्राइवेट स्कूल में ऐसा ही है कि बच्चों को सिर्फ एक साइंस दाल तो नहीं, सारे तो साइंस का नहीं बनते ना। हमारे स्कूल में जो है सिर्फ साइंस का ही ऑप्शन है, आर्ट्स का कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे स्कूल में। जो बच्चा अभी जिसकी बायो नहीं अच्छी है, जिसकी केमिस्ट्री फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, उसको लाजमी ही वो पढ़ना ही पढ़ना है। इसकी वजह से बच्चे जो है वो आ जाते हैं और पढ़ाई की तरफ जो है रागब नहीं हो पाते, ठीक तरीके से अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देते। ग्रामर स्कूल में जब के बच्चों का मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बच्चे हैं कि अभी जो है वो पहले यहाँ से ही लीडर होते हैं, अभी बच्चों का क्या है, जब बाहर निकलते हैं हेयर स्टाइल उनका चेंज होता है, गले में टाई उनके जो है वो ढीली होती है, बटन उनके ओपन होते हैं शर्ट के, और जो है बहुत ज्यादा हजूम जो है हमारे स्कूल के बाहर, स्कूल के बाहर, कॉलेजेस के बाहर का होता है। इसी की वजह ये है कि ऊपर जो है वो आखिर कहाँ तो फादर प्रीस्ट उनका पीछा करे, कहाँ तो टीचर्स जो उनका पीछा करे, और कहाँ तो वालिदैन उनका पीछा करे। ये बच्चे को जो है ना, इस किस्म का बच्चे की ग्रोथ इस तरह से बचपन में ही होनी चाहिए। बचपन में ही बच्चे को इतना जो है वो खौफ खुदा के दिल में डाल दिया जाए कि वो इस किस्म की जो है वो बेरामी में वो अलग ही हो। जी थैंक यू। जी जी
सफीरा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्यों असल में एजुकेशन जो है वो नौजवान को चेंज करती है या कामयाबी का जो सेरा है। जब तक हम एजुकेशन नहीं हासिल करेंगे तब तक हम ना तो हमारी कौम ना हमारा खानदान आगे बढ़ेगा। ये जो एजुकेशन सिस्टम का क्लैश हुआ है, एजुकेशन का सिस्टम क्लैश हुआ है, कोयटा की कलीसिया को आप जानते हो। मैं वो चर्चेस की बात नहीं कर रहा, सारी कलीसिया, चाहे कलीसियाएं हैं या कलीसिया, सबकी एक कलेक्टिवली बात कर रहा हूँ। आया ये जो सिस्टम इस तरह का एक चला है, उस सिस्टम से हमारी जो कम्युनिटी, छोटी कम्युनिटी थी, या जैसे मैं शुरू में बता रहा था कि बहुत सारी अभी भी उनके घर में पढ़े लिखे बच्चे नहीं हैं, अभी भी शौक नहीं है पढ़ाने का, या है बहुत सारी जगह है। तो ये क्या हमारे सिस्टम ने जो है हमारी कम्युनिटी का नुकसान नहीं किया? क्या ये जो बढ़ती हुई कहते हैं कि हमने जो है दुनिया के साथ चलने के लिए ये अपना स्टैंडर्ड बढ़ाया है। जी। एजुकेशन एक ओनली मीडियम है जिससे हम अपने एक रिस्पेक्टेबल प्लेस बना सकते हैं सोसाइटी में, क्योंकि हमारी कम्युनिटी कुछ इस टाइप की है कि हम जितना भी कर लें लेकिन हम एक रिस्पेक्टेबल तभी प्लेस बना सकते हैं जब हमारी एजुकेशन अच्छी होगी। अब एजुकेशन कैसे अच्छी होगी? अगर हमारा टॉपिक यूथ पर है तो यूथ पहले एक चाइल्डहुड के टाइम पीरियड से भी गुजरा है। उसमें हमने पहले अच्छी एजुकेशन लेनी है। जब हम अच्छी एजुकेशन लेंगे तभी हम एक अच्छी यूथ बन सकते हैं, तभी हम बैकबोन जो है बन सकते हैं अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए। तो जहाँ तक स्कूल सिस्टम की बात है, मेरा खुद पर्सनली एक्सपीरियंस है, मैं सेंट जोसेफ कॉन्वेंट की स्टूडेंट हूँ। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी भी कोयटा में ये जो स्कूल्स हैं इनको काफ़ी लोग प्रेफ़र करते हैं, काफ़ी लोगों की यही कोशिश होती है, जो नॉन क्रिश्चियंस हैं उनकी भी यही कोशिश होती है कि हमारे बच्चे इन्हीं स्कूल से पढ़ें। लेकिन एक्चुअली सबसे बड़ा फ़ॉल्ट यहाँ पर मैं आपकी बात को एग्री करूँगी कि ये जो सिस्टम स्टार्ट हुआ था एजुकेशन का, ये स्कूल से स्टार्ट हुआ था। अगर यही सिस्टम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में चेंज हो जाए या इसमें बढ़ जाए, तो आप खुद सोचें कि हमारी अपनी कम्युनिटी के लिए कितना फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि अभी जिस तरह ये जो कैथलिक स्कूल्स हैं, इनमें जो हमारी कम्युनिटी के जो बच्चे हैं, वो जो फ़ीस अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए 30% ऑफ होता है, और जब एक रिलीजन का टेस्ट हो जाता है, तो उनको 50% ऑफ हो जाता है। तो अगर यही सिस्टम अगर हम देखें कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में चला जाएगा, तो कितना हमें इसके लिए कितना बेनिफिट हो जाएगा हमारी कम्युनिटी के लिए इसको। और जहाँ तक एजुकेशन की बात है, कुछ जो लोग हैं वो कुछ में अवेयरनेस नहीं है, और कुछ जो लोग हैं वो खुद फाइनेंशियली तौर पर इतने स्ट्रांग नहीं है। लेकिन बात किस पर आ जाती है, जो हमारे जो कम्युनिटी के अच्छे जो लोग हैं, जो अभी अच्छी पोस्ट पर है, वो अच्छी पोस्ट पर आकर अपनी कम्युनिटी के लोगों को भूल जाते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। एटलीस्ट बिल्कुल। हमें अपने स्टूडेंट्स को नहीं भूलना चाहिए, जी। एटलीस्ट। और बाकी सब चीज़ों पे इतना फ़ोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम एजुकेशन के थ्रू एक अच्छी प्लेस बना सकते हैं, एक रिस्पेक्ट उसी के थ्रू हम ले सकते हैं। असल जी। में न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क का सोच जो है यही है कि हम जो हर्डल्स हैं या ना हमवारियां हैं, ना इंसाफियां हैं, एक तो हमारे जो है वो दो किस्म के इत्तेसाल हैं। जो एक तो अंदरूनी है, बैरूनी है। बैरूनी ने तो जो नुकसान हमें पहुंचाया, हमारे अंदरूनी ने हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। जी फादर जी, मैंने बहुत ज्यादा बातें कर ली, प्लीज। जी, नहीं, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, और मैं चाहूंगा कि जो आपने डिस्कशन किया सारी उसको कंक्लूजन की तरफ लेके जाएं। बहुत खूबसूरत और अच्छी बातें आई, और ख़ासतौर पे जो प्रोविंस है बलोचिस्तान और क्वेटा में जो सारी सूरत हाल है उसके हवाले से मैं चाहूंगा कि कुछ बातें बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने हैं, जिनमें ये कहा गया कि मुनासिब रहनुमाई जो है उसका फुकदान है, जो मजहब से बेगानगी है, जो इकदार हैं मजहबी, उनसे हम दूर जाते जा रहे हैं, जिसमें ईमान कहीं कमजोर होता हुआ, जब आप देखें कन्वर्जन की बात होती है, बहुत सारे लोग बहुत जल्द अपना ईमान तक बदल जाते हैं। हमारे नौजवान जो हैं वो एक और बड़ा मसला है, वो कम उम्री में शादी जो है वो कर लेते हैं, एक गोल अपना सेट नहीं करते, आगे नहीं बढ़ते, और एक नए खानदान की तरफ बढ़ जाते हैं। वो फिर एक और मसला जो है वो शुरू हो जाता है।
और डिस्करेजिंग एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने अपने तजुर्बात से बयान किया कि किस तरह हम मेहनत करें, अपना फोकस जो है उसको लूज ना करें, क्योंकि अगर आप डिस्करेज हो जाएंगे तो फिर तो आपको कोई इनकरेज नहीं कर सकता। तो आपने कायम रहना है और फिर हालात जो हैं वो खुद आपकी तरफ होते जाएंगे। तो इस कंक्लूडिंग सेशन में जो हमारे पैनलिस्ट हैं, एक तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने बहुत अपने कीमती जो आपकी एवेल्युएशंस हैं, जो आपका अपना तजुर्बा है, जो आपकी अपनी स्ट्रगल रही है, जद्दोजहद रही है मुआशरे में एक नाम बनाने में, आपने हमारे लिए नमूना है, मॉडल है। तो वी अप्रिशिएट योर एफर्ट्स जो आपने किए हैं और जो कामयाबी खुदा ने आपको दिया। बहुत सारे लोग जो हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं वो जो अपने कमेंट्स वगैरह दे रहे हैं, वो सारे कमेंट्स वगैरह पढ़ना ये हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन वी थैंक यू ईच वन दोज पीपल जो कि हमें वॉच करते हैं। और जैसा सैमसन साहब ने कहा कि जो न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क है, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम खासतौर पे यूथ जो है उसको मुतहरक करना चाहते हैं। आप देखिए हर प्रोविंस से हमने यूथ जो है वो उसको लिया है, हमने मसाइल जो है उनकी निशानदही की है। तो अगला जो हमारा लाहे अमल है वो ये है कि हम जो यूथ है उनको कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं, ताकि सिर्फ एक प्रोविंस तक बात न रहे, जो प्रोविंस के दरमियान जो यूथ है उनमें इंटरेक्शन हो, और इस तरह हम एक वो आगे बढ़े, और इस तरह तो वो बहुत जबरदस्त है, वो आगे फिर आगे हमारा होगा। तो ये कंक्लूडिंग जो अभी सेगमेंट है, इसमें मैं चाहूंगा कि आपने सबने गुफ्तगू सुनी और आपने उसमें शामिल भी हुए, तो आप एंड पे ये बताएं कि आपका मैसेज क्या है आज के नौजवान के लिए, या जो कुछ आपने देखा सोसाइटी में या हमारे चर्चेज में, हमारी कम्युनिटी में क्या मसला है और आपका सोल्यूशन क्या है। आपने इंडिकेट की काफी चीजें, हम अभी सोल्यूशन की तरफ जाएंगे कि हल क्या है इन चीजों का। तो मैम डॉक्टर अरोमा, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद यू। अभी आप काइंडली ये बताएं कि ये जो मसाइल हैं इनका हल क्या है, और आप कंक्लूडिंग मैसेज जो है वो क्या देना चाहेंगी पूरी कन्वर्सेशन के हवाले से। जी सर, जैसे हम सब ने सुना, सब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की और सब ने अपने मसले भी बताए और सब ने अपनी हार्ड वर्क भी बताया कि किस तरह उन्होंने हार्ड वर्क करके, उनकी फैमिली ने सपोर्ट करके किस तरह सबको सपोर्ट किया है। तो मतलब मेरा एंड पे सिर्फ यही है, मैं अपनी सारी यूथ को यही कह सकती हूँ कि अगर हमारी यूथ स्ट्रांग होगी तो हमारी कम्युनिटी स्ट्रांग बनेगी। तो हमें चाहिए कि हम सबको, हमारे फादर पास्टर सबको यही चाहिए कि वो हमारी यूथ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, ताकि अगर हमारी यूथ के अंदर कोई भी ऐसी बात है कि वो मतलब उनको अगर ये फील होता है कि वो नहीं कर सकते, हमें चाहिए कि हम उन्हें इनकरेज करें, ताकि वो इस तरफ, वो एजुकेशन की तरफ आए और वो अपने आप को मतलब एक गोल सेट करके और उसको अचीव करने की तरफ जाएं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ एंड पे कि मतलब हार्ड वर्क जो है वो, हार्ड वर्क इज अ की ऑफ सक्सेस। मतलब जब हम हार्ड वर्क करेंगे तो ये लाजमी है कि हम सक्सेस की तरफ जरूर जाएंगे। तो इसलिए इसमें सिर्फ एक इंसान, सिर्फ एक जिस इंसान ने अपना ख्वाब पूरा करना है, सिर्फ उसी की मेहनत नहीं है, उसके पेरेंट्स की, उसकी कम्युनिटी की, उसके फादर और उसकी पास्टर साहिबान की, सबको एक होकर उस बंदे को इनकरेज करना चाहिए। तो इसलिए मतलब हमारी जब यूथ स्ट्रांग होगी तो जाहिर बात है तभी हमारी जो कम्युनिटी है वो स्ट्रांग बन सकती है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारी यूथ को इतना मोटिवेट किया जाए कि वो मतलब अपना एक गोल बना लें कि मैंने ये चीज़ करनी है। तो जब वो उसकी तरफ अपना ध्यान बढ़ाएंगे, उसकी तरफ अपनी कंसंट्रेशन लगाएंगे, तो मुझे यकीन है कि हमारे बलूचिस्तान के सारे मसले बहुत जल्द हल हो जाएंगे। क्योंकि हमारा बलूचिस्तान एज कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस के, बलूचिस्तान फिलहाल बहुत पीछे है। बेशक वो मिनॉरिटीज हैं, बेशक वो मेजॉरिटीज हैं, मतलब फिलहाल वो बहुत पीछे है। तो इसलिए मतलब हमें चाहिए कि हम मिल के एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके अपनी जिंदगी गुजारे। तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारे ये सारे मसले जल्द से जल्द खत्म हो जाएंगे। थैंक यू। जी डॉक्टर रोमा, बहुत शुक्रिया। अंबर एजाज साहिबा, कंक्लूडिंग मैसेज। अंबर, आपका प्रॉब्लम पहले भी आवाज नहीं क्लियर आ रही, जरा प्लीज आवाज को चेक कीजिए। आवाज जो क्लियर नहीं है। हाँ, ये माइक जरा पास रखें। जी जी जी। तो नौजवानों की एक मोटिवेशनल पोएम में कहना चाहूंगी के लिए, मेरी पोएम है हिम्मत जवां। ऐ जवां है तू इस कदर गाफिल क्यों, इस उम्मत की मिरास है तू, तुझे निभाना है किरदार अपना, गुजारता
है जिंदगी बेमकसद क्यों। उठ बांध कमर और मुस्तैद हो, तुझ में भी बसता है एक नूर। तुझे संभालना है उम्मत की नाव को, तूफान आलम से डरता है क्यों। तू नूर है, चमकना है अंधेरों में तुझको, खुद को दुनिया से छुपाता है क्यों। तू नमक है, चखना है हर बशर में तुझको, तू नमक है, चखना है हर बशर में तुझको। इस दुनिया अपना मजा गवाता है, इस दुनिया के झमेलों में अपनी सूरत बिगाड़ता है क्यों। तू फाते है मौत पर भी, तू फाते है मौत पर भी, जुल्मत में जिंदगी गुजारता है क्यों। शाही काहिलों का फिरका है तू, अपना मकाम खोता है क्यों। इंसाफ करना है कौमों का तुझको, अपने हक से बेखबर है क्यों। कंक्लूडिंग मैसेज में यही देना चाहूंगी अपने यूथ को, जैसे अपने बल्कि तमाम अर्थी पीपल्स जो है हमारे सारे पढ़े लिखे लोगों को मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने अपने इलाके में हमें ऐसी कमेटी यूथ कमेटियां तश्कील देनी चाहिए। पहले तो हमें एक कमेटी तश्कील देनी चाहिए तमाम पढ़े लिखे नौजवानों को, उसके बाद अपने अपने एरिया में हमें सब कमेटीज तश्कील देनी चाहिए, हमें अपनी यूथ के साथ फेलोशिप करनी चाहिए। उनकी सोच को जो है जाहिर बात है ये काम सिर्फ फादर्स का, मास्टर्स का या उनके पेरेंट्स का, टीचर्स का नहीं है, बल्कि ये हम सब का है। अगर हम लोगों में हम दूसरों के लिए रोशनी बने, हमारा ये काम है कि हम जो है दूसरों के साथ अपने नौजवानों के साथ फेलोशिप रखें, उनको मोटिवेट करें और उनको बताएं जिंदगी के ऊंच नीच के बारे में उनको बताएं, और उनके करियर के लिए उनके टिप्स से उनको जो स्टडी वो लोग हासिल कर रहे हैं उन्हें बताएं कि आपको इस स्टडी के जरिए जो है आपको किस तरफ आप जा सकते हो। मसलन अगर हमारे बच्चे एफएससी कर लेते हैं, बीएससी कर लेते हैं, लेकिन आगे को जो है वो उनका बिल्कुल ये तो नहीं कि हर बच्चा कोई डॉक्टर बन सके, वो बी फार्मेसी की फील्ड भी ज्वाइन कर सकते हैं, या अगर बच्चा कोई इंजीनियरिंग कराए या आईसीएस कराए तो वो कंप्यूटर में जो है वो आगे कंप्यूटर फील्ड में जा सकता है। तो मैं यही कहूंगी कि हमें अपने नौजवानों के साथ फेलोशिप रखनी चाहिए और अपने नौजवानों को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें ये यूथ के प्रोग्राम के जरिए मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि अपने यूथ के साथ जो है वो कनेक्ट रहें, और अगर आपको अपने मुआशरे में खराबी नजर आ रही है तो हम अपने मुआशरे में खराबी खुद दूर कर सकते हैं। इसके लिए हमें कहीं बाहर से किसी को नहीं बुलवाना पड़ेगा, बल्कि हमें मुआशरे की खराबी को खुद ही दूर करना है। हमें जो है सेंसिटिव होना चाहिए अपने यूथ के मामले में, क्योंकि यूथ एक सेंसिटिव इशू है। थैंक यू जी। डॉक्टर अलेक्जेंडर, कंक्लूडिंग मैसेज प्लीज। जी फादर जी, मैं इस पूरे टॉपिक को आज इसी तरह से कंक्लूड करना चाहूँगा कि हर एक इंसान जो इस प्रोग्राम को देख रहा है और उन्होंने जो जो पॉइंट्स इससे कलेक्ट किए हैं, एज अ पर्सन वो सोचें कि जैसा आपने बोना है वैसा ही आपने काटना है। जैसा कि अगर आपने अपनी बच्चों को अच्छी तरबियत दी है, अच्छा उनको संभाला है, उनको शुरू ही से सिखाया है, तो उनको आगे जाके किसी भी फेलियर को फेस नहीं करना पड़ेगा। भला हर्डल्स हो, डिस्करेजमेंट हो, मुश्किलात जितने भी हों, पर वो हमेशा आगे बढ़ेंगे, वो अच्छे सिपाही बन के सामने आएंगे। पर अगर आपने शुरू ही से उन पे ध्यान नहीं दिया और खुद भी सोचा कि नहीं ये किसी काबिल नहीं है क्योंकि हम किसी काबिल नहीं थे, तो प्लीज अपनी सोच को बदलिए और आगे बढ़ने की कोशिश करें। थैंक यू। जी जी डॉक्टर अलेक्जेंडर, बहुत शुक्रिया। तहसीर शौकत साहब, आपकी तरफ बढ़ता हूँ। जी जी माइक खोलें प्लीज सर। जी मेरा मैसेज उन तमाम तालिब इल्मों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है जो स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए, जहन जब दुनिया के साथ मुताबिकत हासिल कर लेता है तो तभी तरक्की करता है, वो ऑब्जेक्ट की एसेंस तक पहुंच जाता है। जिस चीज पर वो रिसर्च कर रहा होता है, अगर वो उससे फॉर्म में उससे मानी निकालने की कोशिश करे तो वो आम जहन रह जाता है। यानी उसकी शक्ल देखकर, उसकी फॉर्म को देखकर मानी नहीं, बल्कि उसकी एसेंस को, उसके जौहर को। और पहले वक्तों में इल्म के मानी ये हुआ करते थे कि लोग उसे अपनी जात का हिस्सा बनाते थे, उस इल्म को अपनी जात का हिस्सा बनाते थे। अब लोग लफ्जों के जरिए इल्म तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं।
सो मेरा मैसेज ये है कि आप इल्म को और तालीम को और एजुकेशन को अपनी जात का हिस्सा बनाएं, आपके हर एक जेस्चर में से नजर आए कि आप एजुकेटेड हैं। और दूसरी बात, अपने पर्स को अपने जहन में उंडेलिए, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी, ये आपको 100% रिटर्न करेगी और यही आपकी तरक्की होगी। थैंक यू वेरी मच। जी तहसील शौकत साहब, बहुत शुक्रिया। वाजिद भट्टी साहब, आपकी तरफ बढ़ना चाहूंगा। आपसे हमने आगाज किया था और आपने बहुत से अहम पॉइंट्स हैं उनकी तरफ इशारा किया था जो डिस्करेजिंग एलिमेंट्स हैं। तो आपने दूसरे पैनलिस्ट जो हैं उनकी गुफ्तगू सुनी बड़े तहम्मुल के साथ। तो आपका जो कंक्लूडिंग मैसेज जो है वो सारी गुफ्तगू को मद्देनजर रखते हुए क्या होगा? काइंडली अपना माइक खोल लीजिए। जी सर, मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे जितने दोस्तों ने बात की, और मैं पर्सनली उस चीज़ को जो मेरे दिल की बातें थी वो उन लोगों ने खुद बयान कर दी। कंक्लूजन मेरा आखिर में ये है कि मैं ये चीज़ समझता हूँ कि बहैसियत हम लोग अगर पढ़े लिखे लोग अपने आप को कहते हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ भी बनता है। मैं नो डाउट मैंने पहले ये बात की है कि चर्चेस के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, बाकी लोगों के अंदर भी। जब हम सोसाइटी के अंदर घूमते हैं, तो सोसाइटी के अंदर रहते हुए हमें एक ये चीज़ बड़ी गौरतलब है और जो उसके ऊपर हमें सोचने की ज़रूरत है, वो ये है कि हम लोग यहाँ पे जब रहते हैं, तो हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है उसको भी ज़रूरत है कि वो अगर अपने इर्द-गिर्द अगर किसी मसीह को या गैर मसीह को किसी को भी देखता है, तो अगर वो उनको देखता है कि पढ़े लिखे नहीं है, तो उनके अंदर जाके वॉलंटियरली वो सर्व करें। जो वो तालीम दे सकते हैं, जो वो एजुकेशन उन लोगों को दे सकते हैं, वो करें। और इस तरीके से भी आप अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और आखिर में मैं यही चीज़ कहूँगा कि हमारे मुल्क के अंदर रिसर्चर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सर। पढ़े लिखे तो नो डाउट काफ़ी हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारे यहाँ तहकीक की बहुत ज़्यादा फुक़दान मिलता नज़र आता है, जो एक बहुत बड़ा अलमिया है। मैं खुद रिसर्च करता हूँ, रिसर्चर हूँ मैं पीएचडी का। लेकिन जो मैंने एक चीज़ देखी है कि हमारे यहाँ रिसर्च बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, जिसकी वजह से हम लोग पीछे रह जाते हैं। हमारे इदारे भी उस वक़्त इम्प्रूव होंगे जिस वक़्त हम हमारे अंदर रिसर्च की एबिलिटी होगी, हमारे अंदर इतना पोटेंशियल होगा कि हम चीज़ों को कर सकें। बाकी रही कंक्लूजन की बात, आप कंक्लूजन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो मैं ये चीज़ कहूँगा जी कि आप मुस्बत सोचें और मुस्बत चीज़ों को आगे लेकर चलिए। नो डाउट नेगेटिव चीज़ें आती हैं, मेरी लाइफ में बहुत सी आई, और लेकिन आपको उस खुदावंद की ज़ात के ऊपर पूरा भरोसा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो मिसाल की किताब में लिखा हुआ है कि जंग के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, ताम फतेह भी खुदावंद की तरफ से होती है। जब भी कोई एक शख्स माशरे के अंदर अगर वो चलता है, अगर वो मतलब कोई स्ट्रगल कर रहा होता है, तो कुछ स्ट्रगल उसकी अपनी भी होती है, लेकिन कुछ चीज़ें वो खुदावंद की भी नवाजी हुई होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमें कभी मायूस नहीं होना जी। मैं ये चीज़ उसके अंदर कहूँगा, हमें अपने लोगों को, जो हमारे लोग पढ़ लिख जाते हैं, उनको कभी भी, जो अपने से जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको कभी भी किसी महफ़िल के अंदर डिस्क्रिमिनेट करना नहीं है, और उनको भी उतना ही वैल्यू और उतनी रिस्पेक्ट देनी है। मैं आखिर में ये कंक्लूड करूँगा, और मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जी उन्होंने मेरी बातों को सुना, और मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं सैमसन साहब पे बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। जी, thank you, Wajid Bhatti Saab. Afira Suhail, how would you conclude the whole discussion, as you yourself have participated very well, and after hearing all the panelists, how would you conclude, and what would you say at the end? जी, थैंक यू फादर जी। एक मैसेज के साथ साथ मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है सारी यूथ से कि एजुकेशन एक ऐसा वेपन है जिससे हम एक अच्छी प्लेस बना सकते हैं, एक इज्जत हासिल कर सकते हैं। तो अपनी ड्रीम्स को अचीव करने की कोशिश करें। नेवर क्विट ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ड इटसेल्फ इज आई एम पॉसिबल। एंड आखिर में मेरी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को मोटिवेट करें, और उन लोगों से मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है जो अभी अच्छी पोस्ट पर है या अच्छी पोजीशन पर है, और हम सब से कि अगर हम उन लोगों की हेल्प करें जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो हमारी कम्युनिटी, हमारी जो यूथ है, वो काफ़ी आगे जा सकती है। थैंक यू। जी।
हम अपने सारे नाजरीन का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो जिन्होंने बड़े तहम्मुल के साथ आज की सारी डिस्कशन जो है उसको सुना। और बहुत सारे लोग जो है वो हमारे साथ सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे हम उनको देख सकते हैं और वो बड़े ध्यान से ये जो हम प्रोग्राम करते हैं उनमें फीडबैक भी देते हैं जो कि हम समझते हैं कि हमारे इस चैनल के लिए बहुत अहम है। मैं सैमसन जवेद साहब की तरफ से, अपनी तरफ से, न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की तरफ से सारे पैनलिस्ट का मशकूर हूँ, डॉक्टर रोमा का, तहसीर शौकत का, डॉक्टर अलेक्जेंडर का, वाजिद भट्टी का, अंबर आजाद साहिबा का और अफीरा सुहेल का, कि आपने अपना कीमती वक्त जो हमें दिया और आपके जितनी जो इंस्पिरेशनल बातें हैं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के दौर में मैं बहुत दफ़ा कहता हूँ कि जो इंस्पायर नहीं होता, इंस्पिरेशन जो है, जो इंस्पायर नहीं होता वो एक्सपायर हो जाता है। इंस्पिरेशन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। वो हम किसी भी चीज़ से इंस्पायर हो सकते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, किसी बात से इंस्पायर हो सकते हैं, किसी छोटी सी चीज़ से। तो आपकी जो सारी बातें जो हैं, क्योंकि आपकी अपनी ज़िंदगी पे बेस करती थी, आपका जो आपकी खुद जदोजहद रही और आपके जो एनालिसिस हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी मोटिवेशनल जो है आज की जो गुफ्तगू रही है और बहुत ज़बरदस्त फीडबैक जो है वो हमें फेसबुक पे हमें लोग जो है वो दे रहे हैं। तो अभी मैं सैमसन जवेद साहब की तरफ बढ़ूंगा कि वो टुवर्ड्स द एंड जो है वो अपना पैगाम दें और उसके बाद फिर हम वी कंक्लूड दिस प्रोग्राम। जी सैमसन साहब, माइक ऑन कर। माइक जो है वो बंद है, प्लीज। जी बहुत शुक्रिया फादर जी और सारे पैनलिस्ट का भी शुक्रिया। बहुत हमारे साथ आज फिलोसफर भी थे और मेडिकल वाले भी, उन्होंने भी एक बड़ी सोच को, हालांकि मेडिकल की सोच पब्लिक जो सोशल सोच से है थोड़ा डिफरेंट हो जाती है, लेकिन फिर भी उन्होंने भरपूर जो है वो मेडिकल टीचर्स सब ने खूबसूरत एक सोच दी। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर हम बीइंग अ कम्युनिटी, बीइंग अ नेशन, अगर हम मसाइलों से निकलना है, अगर हम चाहते हैं तरक्की, तो हमें सारी तो जो है अपनी यूथ की तरफ मरकूज करना है। और ये शिकवे शिकायतें जो होती हैं, ये तरक्की की राह में बहुत बड़ी रुकावटें हैं। और ये शिकवे शिकायतें इसलिए भी की जाती हैं, जिनसे की जाती हैं उनको जो है वो बेहतर करना है, आगे बढ़ना है। मैं इस वसासत से, आपकी वसासत से, जो इस वक्त बावसाइल लोग हैं, बावसाइल मिशनरी हैं, बावसाइल चर्चेज हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ खुदारा कोयटा, बल्कि बलूचिस्तान बहुत दूर दूर तक, चमन में है, पशीन में है, बहुत आगे तक क्रिश्चियंस हैं, उन सब के लिए हमें कोशिश करनी है, उनको लाना है। क्योंकि जो बलूचिस्तान या बलोच बेल्ट था, वहाँ से बहुत सारे पंजाबी कह लो या क्रिश्चियन कह लो, वो अब इस तरफ कोयटा की तरफ या पश्तून बेल्ट की तरफ जो है, सबको पता है कि हालात किस तरह वहाँ नवाब अकबर खान बुकटी की डेथ के बाद हालात इस तरह हुए, तो सारे इस तरफ आ गए। हमें सबको मिलकर एक कोशिश करनी है। इसी के साथ हम इजाज़त लेते हैं और ख़ुसूसन एक दफ़ा फिर मैं अज़मत अंजम का शुक्रिया अदा करूँगा। मैं उसके साथ साथ अदनान के साथ भी, अदनान जहांगीर, उसका भी शुक्रिया अदा करूँगा, सबका शुक्रिया अदा करूँगा, आपके पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने आपकी हेल्प के ज़रिए हमें ये मुमकिन बनाया कि आज हम बात करें। तो मैं वही डायलॉग बोलूँगा जो हम कहते हैं कि टेक केयर, और अपने पड़ोसी का, अपनी कौम का, अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा। हम इसी तरह जो है हम तमाम मसाइल से जो है निकल सकते हैं। तो आपको इजाज़त चाहते हैं। खुदा आप सबका हामी नासिर हो, हमारे साथ हम सबका हामी नासिर हो, और जल्द हमें जो है इस वबा से, पूरी दुनिया को जो है वो कोरोना वायरस की वबा से जो है वो बचाए। और थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।